जीएस पेपर 1 का जो सेक्शन सेकंड है ना, इस सेकंड में बीपीएससी ने यह नहीं बोला है नीचे से क्या कि हम आईआर पूछेंगे या करंट अफेयर्स पूछेंगे। वो एक मुद्दा देता है, उसका नाम है, पढ़िएगा सिलेबस में, उसको लिखा जाता है इवेंट्स, है ना, नेशनल एवं इंटरनेशनल इवेंट्स। इवेंट्स का मतलब होता है घटनाक्रम, है ना। और घटनाक्रम के दो रूप होते हैं। यह घटनाक्रम जो होता है नीता, या तो करेंट अफेयर हो सकता है या इंटरनेशनल रिलेशन हो सकता है। सबसे पहले हमको बीपीएससी के सिलेबस को समझना होता है कि सिलेबस में जो वर्ड दिया गया होगा उसका मतलब क्या होता है। कई बार बोलता है ना बच्चा कि करंट अफेयर पढ़ना होता है, नहीं, बल्कि हमको इवेंट पढ़ना है। इवेंट का मतलब होता है घटनाक्रम, मैंने बताया। अब देखो घटनाक्रम का क्या मतलब हुआ, इसको हिंदी में तो समझने का प्रयास करते हैं कन्हैया। घटनाक्रम का मतलब होता है कि जब हम उसका शुरुआत से लेकर के उसके अंत तक, ये ना होगा घटनाक्रम को जानना, किसी की सीरीज को जानना। तो इवेंट का मतलब हुआ कि यदि हम करेंट अफेयर्स पढ़े सेकंड सेक्शन के लिए नीता, ठीक है, या हम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़े सेकंड पेपर के लिए, तो हमको जरूरी है बीपीएससी मेंस के लिए कि हम उसके शुरुआत से लेकर के उसके अंत तक, अगर अंत हुआ है तो, अगर अंत नहीं हुआ है तो उसके जो भी सीरीज चल रहे हैं विकास, हम उस सीरीज को पढ़े। इसी को बोलते हैं इवेंट। यदि आप किसी भी घटनाक्रम को समझ लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपसे आंसर नहीं छूटेगा, आप उसको बहुत बेहतर तरीके से टैकल कर सकते हैं। श्रीलंका क्राइसिस, है ना, यानी श्रीलंका, इसको क्या हिंदी में बोलते हैं क्राइसिस को, आपदा कह लो या फिर श्रीलंका क्राइसिस ही लिख लो या श्रीलंका की समस्या लिख लो, जो भी लिखना है आप उसको लिखिए। श्रीलंका का पहले हम समझते हैं कि श्रीलंका आखिर हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, श्रीलंका की स्थिति कहाँ है। देखिए समझो अच्छे तरीके से, ध्यान से। आप लोग भी अपना मैप बना लो, क्योंकि उसको मैपे पर पढ़ने का हम लोग प्रयास करेंगे, समझेंगे हम। देखो अब पहले हम श्रीलंका को समझते हैं कि श्रीलंका का आखिर स्थिति, जो स्थिति क्या है। भूमिका में जब भी लिखिएगा तो हम बताएं ना कि यदि पॉलिटी का क्वेश्चन हो तो आप उसको पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स का लीजिएगा कॉन्सेप्ट, या यदि आपका भूगोल का हो या कोई टॉपिक हो उसको जोग्राफिकल इंडिकेशन से ले लीजिएगा, भौगोलिक स्थिति से, ठीक है। इसका अक्षांश नहीं लिखना हमको, बस ये समझ कि जो हमारा श्रीलंका है, अब देखिएगा कि श्रीलंका की स्थिति क्या है, हिंद महासागर में स्थित है, लेकिन इसका जो जलीय क्षेत्र है वह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से भी मिलता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ चाइना महाराज है, हेड पे चाइना महाराज है ना, यहाँ आगे जाओगे तो देखो तुमको रसिया से मिल जाएगा, यहाँ जाओगे तुमको यूएसए मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे चाइना जब भी व्यापार करता है, अब देखिएगा ये ग्रांट ओशन से करता है, ग्रांट विशाल समुद्र से, देखो ऐसे श्रीलंका होते हुए फिर ये समुद्र अरब सागर होते हुए निकल जाता है। चाइना को हमने क्यों बोला, क्योंकि हर बच्चा अपने आंसर में, राजीव जी, श्रीलंका जब भी बात होगा तो बोलेगा चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति को चर्चा करेगा, घेरेगा। वो वास्तव में वो चीज़ें हैं, आगे उसको हम देखेंगे भी क्या है। अब यहाँ पर देखो श्रीलंका क्या है कि जैसे इंडिया का कितना बड़ा मैप, श्रीलंका छोटा, तो जाहिर सी बात है कि श्रीलंका क्या है, हमारे देश के भौगोलिक स्थिति से बहुत छोटा उसका एरिया है ना। और ये पूर्ण रूप से क्या है, एक द्वीपीय देश है देवानंद। द्वीपीय देश का मतलब यह हुआ कि इस देश का सीमा किसी भी स्थलीय देश से नहीं लगता है, बल्कि किससे लगता है, समुद्र से लगता है। तो देखिएगा समुद्र से लगने का कारण क्या है कि यहाँ पर टूरिज्म और मछली पालन, समझो ध्यान से, समुद्र से सीमा लगने के कारण इसका जो डेवलपमेंट है या विकास का जो पैमाना है वह दो क्षेत्रों पर ज़्यादा टिका हुआ है। पहला है टूरिज्म पर और दूसरा किस पर है, फिशरीज पर, मछली पालन, मछली जो होता है वो, ठीक। एक एक सिनेरियो को समझो। अब देखो श्रीलंका, पता है कि श्रीलंका कैसा कंट्री है, बौद्धिस्ट कंट्री है। जैसे हम लोग इंडियन कौन सा कंट्री है, हिंदू कंट्री है, देख लो हिंदू बोलता है, ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हमारा भारत है ना, लेकिन श्रीलंका क्या है, बौद्धिस्ट कंट्री है। यहाँ चाइना आ जाओ, जापान आ जाओ, यहाँ पर जापान भी पूरा का पूरा क्या है, बुद्धिस्ट कंट्री है। ताइवान का है, पूरा का पूरा बुद्धिस्ट कंट्री है। यानी श्रीलंका से जहाँ व्यापार होता है, जहाँ जहाँ से बौद्ध धर्म है दूसरे देशों में, उन सब का क्या है, श्रीलंका के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संबंध है और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंध है। इवन हमारे हिंदुस्तान में भी बौद्धों की संख्या बहुत अधिक है, तो हमारे भारत का श्रीलंका के साथ व्यापारिक, राजनीतिक, वही साथ साथ सांस्कृतिक संबंध भी बहुत ज़्यादा है, ठीक। अब देखो यहाँ पे श्रीलंका का ये तो भौगोलिक स्थिति समझ में हमको आ गया कि श्रीलंका महत्वपूर्ण किसके लिए। देखो श्रीलंका हर देश के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो अमेरिका हो या नीचे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया हो, हर देश के लिए। क्यों, क्योंकि यह इसको होल्डिंग का काम करता है। जैसे मान लो कि हमारा साउदर्न सी में, बिल्कुल दक्षिणी सागर से यदि हम जहाज लाते हैं ऑस्ट्रेलिया होकर के, भाई इसको कहीं ना कहीं तेल की जरूरत होगी ना, तेल का, स्टे का, खाने पीने का, वो यहाँ पर
श्रीलंका में रुकता है, तेल भरा, फिर कहाँ चला गया, प्रशांत महासागर होते हुए उसको जिस देश में जाना होगा वहाँ चला जाएगा। तो श्रीलंका का जो ये सामरिक दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा वह महत्वपूर्ण है, यानी जियो पोलिटिकल दृष्टिकोण से अनामिका श्रीलंका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इंटरनेशनल कंट्रीज़ के समूह में, कलेक्शन ग्रुप में, ठीक है। अब देखो ये तो हमारा ये हो गया। अब यहाँ समझते हैं अभी श्रीलंका क्राइसिस को हम लोग पैमाना में कैसे समझेंगे, तोड़ करके देखो श्रीलंका क्राइसिस का कारण क्या है, यानी रीजन। बीपीएससी क्वेश्चन यही पूछेगा कि श्रीलंका क्राइसिस का कारण बताओ, या पूछेगा श्रीलंका क्राइसिस जो यहाँ पर आ रहा है उसमें भारत क्या योगदान कर रहा है, भारत का क्या लाभ होगा, या श्रीलंका क्राइसिस में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग या योगदानों की चर्चा करें। क्वेश्चन यही बनता है। पूरा कहानी हम क्यों पढ़ेंगे, तो हम क्या करेंगे अनामिका, हम सबसे पहले कारण ढूंढने का प्रयास करेंगे कि आखिर श्रीलंका में क्या क्या घटनाएं घटी हैं जिनके कारण श्रीलंका का क्राइसिस हुआ है, पहली बात। दूसरा बात क्या है कि इंटरनेशनल असिस्टेंस को हम लोग पढ़ेंगे, ये महत्वपूर्ण काफी, इसको क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को पढ़ेंगे। समझ में नहीं आएगा पूछना, ठीक है। और सबसे एट द लास्ट में हम पढ़ेंगे इंडियन पर्सपेक्टिव्स, यानी भारतीय दृष्टिकोण। क्वेश्चन आपको ज्यादा हिट अगर होगा तो बस दो ही टॉपिक से होगा, या तो रीजन से होगा या हमारा इंडियन पर्सपेक्टिव से होगा, ठीक है नीता, समझ में आ रहा है तुमको। पहले हम समझते हैं कि इसका क्राइसिस क्या है। कोई आदमी बता सकता है कि इसका क्राइसिस क्या है? आप लोग बोलिएगा क्या, तेल का दाम बढ़ गया, क्राइसिस सर। हाँ देखियो विकास सिंह बोलता है फूड क्राइसिस हो गया है, और कोई बोलेगा सर वहाँ रातों रात सर वहाँ की जो कृषि है वो जैविक कृषि में तब्दील हो गई थी, जिसके कारण वो खाद्य सुरक्षा का एक संकट वहाँ पे पैदा हो गया। दूसरा, कोविड के कारण पर्यटन के लिए बाधित हो गया और पर्यटन वहाँ के जीडीपी का एक बड़ा रोल प्ले कर रहा था। और कोई आदमी बोलेगा टूरिज्म उसके जीडीपी का काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन करता था। ये कोविड के कारण फिर उसके बाद जो 2019 में वहाँ पे अटैक हुआ था, वो कृषि टेम्पल में, वो क्या बोलते हैं, हाँ वहाँ पे, उसकी वजह से भी बहुत लोग टूरिज्म कम हो गया क्योंकि लोगों को डर लगने लगा, वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। तो ये सारे रीजन है। और वो रातों रात ऑर्गेनिक फार्मिंग करना, क्योंकि उतना डेट नहीं था, मतलब बहुत सारे डेट उसने ले रखे थे, IMF ने फिर उसमें बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। तो ये सारे रीजन हैं। आप लोग तो बहुत ज्ञानी आदमी है भाई सारे लोग। और चीन का ऋण जाल नीति में भी सर वो ट्रैप हुआ श्रीलंका। चलिए बहुत अच्छी बात, आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, अच्छा बात बताया है। तुम बताओ तो निजेश को उसकी क्या क्या समस्या है, पढ़ भी नहीं किया। देखो इसमें ये बताइए पहले बताइए कि इसमें कोई बीजेपी समर्थक है? जी सर। अच्छा एक विकास है, अच्छा पहले भी है, और सर हाफ है, वो भी मतलब टोटली नहीं है, 50%। फुल समर्पित है, विकास फुल समर्पित। तो हो सकता है कि विकास का अभी हम इस क्लास में हमारे साथ कुछ वाक्यांश के साथ में विरोध हो, प्रतिरोध हो, झगड़ा भी हो, बात विवाद भी हो, ये क्लास का हिस्सा है। हमने इसलिए यह बात पूछा है क्योंकि हमारा हिंदुस्तान, कभी सोचे हैं कि मोदी गवर्नमेंट हमारे हिंदुस्तान के PSUs को प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रहा है, जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन उसको प्राइवेट क्यों कर रहा है? अब उसका कारण उसका क्या है कि उसका कारण हमको श्रीलंका से ही मिलेगा। देखिए श्रीलंका का जो कारण था ना पूजा, उसमें क्या उसके जो रीजन्स होंगे उसको हम खाली पेट्रोल का दाम बढ़ना फलाना नहीं बोलेंगे, बल्कि यहाँ पर देखो इनके यहाँ क्या था, जो उसको क्या बोलते हैं, एक और 1983 से 2009 के बीच, यहाँ पर देखो समझो बारीकी से, माइक बंद कर लीजिए। 1983 से लेकर के हम लोग जब वर्ल्ड कप खेल रहे थे कपिल देव के साथ में, कितना एंजॉय से खेल रहे थे हम लोग, देख रहे थे टीवी पे। उस समय से लेकर के यहाँ पे देखो 1983 से लेकर के 2009 तक जो श्रीलंका था वह घनघोर गृह युद्ध में जुड़ गया। घनघोर गृह युद्ध में क्या हुआ? ये सर सिविल वॉर बहुत ज्यादा वहाँ पे चल रहा था, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस की वजह से भी ये रीजन है। अब देखो यहाँ पे ध्यान क्या है कि 1983 से लेकर के 2009 तक काफी एक लंबा पीरियड होता है ना। कितना साल हो गया? 9 यहाँ पे, 17 वहाँ पे, 14, 16, 26, 27 साल हो गया। यानी आप यह समझिए कि इतने 27 सालों में देवानंद श्रीलंका में कोई भी अस्थाई सरकार नहीं बन पाया। सरकार अगर बना भी तो वो अपना पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल जो पॉलिसी होता है उसको बना करके अच्छे से लागू नहीं कर पाया। यानी सोचो कि 27 सालों में अगर किसी के घर में इस तरह का तो विकास होगा? घर में नहीं होगा, संभव सी बात है। उतना बड़ा देश है श्रीलंका, अगर यह 27 साल से गृह युद्ध में लगेगा तो वहाँ तुमको क्या होगा? देखो शिक्षा नहीं होगा, बेरोजगारी वहाँ बहुत चरम पर होगी, स्वास्थ्य व्यवस्था खराब होगा। सोच ही सकते हो कि सिविल वार में क्या होता है। यूक्रेन में भी क्या हो रहा है,
युग में तो एक्सटर्नल वार है, यानी यह गृह युद्ध की स्थिति थी। यानी 1983 से ही हमारे श्रीलंका बोलते हैं, श्रीलंका में क्या था विकास की एक आहट पैदा हुआ था। किस चीज का? कि श्रीलंका में आने वाले समय में घनघोर आपदा होगा। ठीक, देखो पहला चीज तो समझ में आ गया क्या है कि हमारा वर्ड क्या बोलेंगे, सिविल वॉर। क्या लिखेंगे देवान कन्हैया बोलता है सर लिखवा दीजिए, इसको लिख लोगे ना इंपोर्ट। अब देखो यहाँ पे समझो ध्यान से, अब 1983 से 2009 के बीच में क्या क्या हुआ हमारे लिए हुआ महत्वपूर्ण नहीं है, बस एक हल्का सा गृह युद्ध का टॉपिक दे करके एक्सप्लेन कर देना कि 1983 से लेकर के 2009 के बीच में श्रीलंका क्या था, गृह युद्ध में उलझा रहा, जिसके कारण से श्रीलंका अपना विकास नहीं कर पाया, जो डेवलपमेंट होता वो नहीं कर पाया। ठीक, अब देखो हम 2009 के बाद की बात करते हैं, ठीक है, आफ्टर 2009 का। 2009 के बाद क्या होता है हमारे श्रीलंका में क्या होता है कि श्रीलंका, आपको पता है कि श्रीलंका का जो जीडीपी है वह किस पर डिपेंड है राजीव जी, वह टूरिज्म पर डिपेंड है। जैसे हाँ जी, उसका टूरिज्म पे जाता है। मछली तो कितना आएगा, मछली तो मारी के खा जाता है सब लोग, है ना, टूरिज्म पे जिसका ज़्यादा डेवलपमेंट है। 2009 के बाद क्या स्थिति हो गया, अब देखो यहाँ श्रीलंका का मैप देखिएगा, श्रीलंका का मैप देखिएगा तो यहाँ पे एक तो बहुत खूबसूरत शहर है श्रीलंका, बहुत खूबसूरत। कभी पैसा हुआ आपके पास ना तो जाइएगा, 12-13 हज़ार रुपये लगता है तमिलनाडु से वहाँ टिकट लगता है जाने का फ्लाइट का। बहुत ही खूबसूरत देश है, आप लोग बाहर मत जाइए, उसको घूमिए श्रीलंका को, बहुत मन लगेगा वहाँ पे। ये जितने भी कोस्टल इलाका है, यहाँ देखो ध्यान से, मैं आप तो दिख रहा होगा सारे बच्चों को, श्रीलंका का जो भी कोस्टल इलाका है, इन सारे कोस्टल इलाके में क्या है, ट्राइबल पॉपुलेशन बसते हैं और वो लोग अपना जीविकोपार्जन के लिए एग्रीकल्चर करते हैं, कृषि करते हैं। अब जब कृषि करेगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजर का यूज होगा, इरिगेशन का यूज होगा, तकनीक का यूज होगा, है ना, हर चीज़ का यूज होगा। अब देखो 2009 के बाद से क्या हुआ था, वहाँ की जो सरकार थी, कहाँ की, श्रीलंका की कन्हैया, उसने क्या किया, अपने यहाँ का आधारभूत ढांचा, समझो ध्यान से, यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या किया, डेवलप करना शुरू किया 2009 के बाद से ही। और आधारभूत ढांचा तो डेवलप करना शुरू किया पूजा, इसका एकमात्र उद्देश्य क्या था कि हम क्या करेंगे, अपने यहाँ टूरिज्म को अट्रैक्ट करेंगे। टूरिज्म का मतलब क्या हो गया, हम लोग अपने यहाँ पर्यटक को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे 2009 के बाद से ही। अब क्या था राजीव कि जब 2009 के बाद से अगर कोई सरकार अपने यहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, किसके लिए, टूरिज्म के लिए, तो जाहिर सी बात है कि श्रीलंका में दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए, तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा पल्लवी रानी, हर देश के स्थिति के अनुकूल होगा। आई बात समझ में। तो अब श्रीलंका तो जो छोटा सा देश है, इसके पास एग्रीकल्चर से जीडीपी ज़्यादा आता नहीं, फिशी से जीडीपी आता है या टूरिज्म से उनका जीडीपी आया, तो उनको पता था श्रीलंका को कि मेरे पास क्या चाहिए, विदेशी पैसा चाहिए। तो विदेशी पैसा कहाँ से आएगा, जब मेरे पास क्या होगा, अनामिका, टूरिस्ट आएंगे हमारे पास में तब। तो उसने जितना क्या किया कि इसको बेसिक स्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, देखो क्या करता है ये क्या किया, ये लोन लेना शुरू किया। लोन को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ज या ऋण लेना शुरू किया। इस ऋण में देखो क्या क्या करता है ये, जापान सरकार से, चाइना सरकार से, भारत सरकार से, IMF से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, वर्ल्ड बैंक से क्या करता है, लोन लेता है। प्लस ये क्या करता है, प्राइवेट लोन भी लेता है। इसका कितना डाटा है अभी हम उसको आगे बनाएंगे पाई चार्ट में, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हमने यह बताया कि सोचो कि एक सरकार अपने यहाँ केवल बेसिक डेवलपमेंट करने के लिए पर्यटन का क्या करता है, इतने सारे देशों से क्या करता है, लोन लेता है। यानी 2009 के बाद से ही पूजा वहां पर क्या हुआ कि श्रीलंका जो है वह क्या हो गया, ऋणग्रस्तता में फंसते चला गया। और इसमें सबसे तेज निकल गया कौन, वो भुटुनकी आंख वाला चाइनीज सब हैं। कुछ बोल रहे हैं विकास? नहीं सर, वो भुटुनकी आंख बोले तो उसका आंख छोटे छोटे होता है जी सर, यहाँ 3 साल का केस है बोलने का सर। वो देखिए सबको नेचर ने सबको सराहा है, जिसका छोटा छोटा आंख होता है वो दिमाग से बहुत कुशाग्र होता है, जिसका बड़ा बड़ा आंख देखेगा इंडियंस का एकदम दिमाग से बैल होता है। कभी प्रैक्टिकल कीजिएगा आप यहाँ पे, है ना, हिंदुस्तान में। क्या बोल रहे हैं सर, पूरा इंडिया पूरा गूगल चल रहा है, इंडियन से ऐसा बोलिएगा। इंडियन से गूगल नहीं चला, बल्कि गूगल से इंडिया चल रहा है पल्लवी। हाँ वही ना, जो दिखता है उस पर मत जाइए। देखो यहाँ पे अब इसने क्या किया, 2009 के बाद से लोन लेना शुरू किया। तो यहाँ पे केस आता है क्या कि यह डेप्ट ट्रैप में फंसता चला गया। डेप्ट ट्रैप, इसको बोलते हैं क्या, ऋण जाल। कन्हैया इसको एक्सप्लेन कर लोगे कि तुमको अलग से लिखवा दे, बताओ लिख लोगे ना? कोई अगर तकलीफ होगा, दिक्कत होगा तो संस्थान दिखा हुआ आ जाना, उसको हम लिखवा देंगे। ये 3 पॉइंट सबको समझ में आया है, बताओ आगे बढ़े। ठीक, अब देखो, अब जब डेप्ट ट्रैप फंसता चला गया तो इस डेप्ट ट्रैप का हम क्या करेंगे, डाटा इकट्ठा करेंगे।
है ना, डाटा क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। इसको हम यहाँ मिटाते हैं, चूंकि डाटा का चार्ट हम यहीं बनाएंगे। इसको समझ में आ रहा है पूजा? अब देखो जो टॉपिक लिखे ना रिंजाल, उसके जी नीचे, सर। हाँ उसके नीचे क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, पाई चार्ट बनाएंगे। अब बनाओ पाई चार्ट। यानी श्रीलंका पर जो वर्तमान में अभी क्या तारीख हो गया है, 8, हाँ ये नहीं सुनो, जुलाई 2022 तक का हम स्थिति बता रहे हैं आपको। अभी तो खैर उसका डाटा कलेक्शन हो ही रहा है। देखो मान लेते हैं कि श्रीलंका पर कितना है, 100% कर्ज है। तो यह जो कर्ज है, जो लोन है ना, वो कौन कौन ज़्यादा लोन दिया हुआ है, वो काफ़ी डाटा महत्वपूर्ण। देखो ये पूरा 360 का होता है, तो 47% जो ऋण है श्रीलंका को, वह दिया है प्राइवेट लेंडर। लेंडर को क्या बोलते हैं हिंदी में, साहूकार। यानी ये लिख लो निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र से इसको मिला होगा। ठीक, अच्छा अब देखो यहां पर 2% ऋण जो है वह हमारा है भारत सरकार का। 10% ऋण जो है वो भुटुन की आंख वाले का है, चाइना का है। 13% ऋण जो है वह है एशियन डेवलपमेंट बैंक का है। 10% ऋण जो है वह 10% ऋण इनका है, क्या नाम बताएं अभी, जापान सरकार का। नौ % जो है वह है वर्ल्ड बैंक का। 100 हो गया, 49, 50, 60, 20, 80। बाकी जो है वह बाकी में आप जो परसेंट बचता है ना, उसमें आप लिखिए अदर्स, क्योंकि अदर्स में आ जाएंगे कि जो श्रीलंका के स्थानीय पैसे वाले व्यक्ति थे उनने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब देखो, अब इस डाटा को समझने, इस डाटा से क्या हमको सीख मिलता है कि श्रीलंका की सबसे बड़ी गलती पता है क्या है, जो हम लोग अपने जीवन में भी करते हैं। देखो सीखना पड़ता है, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्यों पढ़ाया जाता है, ज्ञान के लिए नहीं पढ़ाया जाता है, बल्कि उससे हमको कुछ सीखने के लिए पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो कन्हैया, श्रीलंका ने सबसे ज्यादा किसी से पैसा उठाया, प्राइवेट लेंडर से। प्राइवेट लेंडर। और जानते हो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वह था 52% ईयरली। प्राइवेट लेंडर ने जो श्रीलंका को लोन दिया वो 52% था। ये जो डाटा है ना, 22 जुलाई 2022 को एक पेपर आता है द हिंदू, है ना, आप लोग जानते होइएगा, यूपीएससी वाले बच्चे पढ़ते हैं। द हिंदू के पेज नंबर 16 में इसका टॉपिक डिस्कस किया गया था, श्रीलंका क्राइसिस का। उसमें लिखा गया था ये टॉपिक कि 52% जो है ईयरली उसका ब्याज दर चलता था श्रीलंका का। इसका अब सोचो कि कैसे टिक पाएगा, ब्याज देगा कि मूलधन देगा इसको। ठीक, अब देखो ये जो भुटुनकी है, चाइना जो है, इसमें सबसे लिबरल जो था लोन देने वाले में वो था कौन, भारत। बहुत तेज निकल गया, देखो 2% लोन दिया है, ऐड देता था, लोन नहीं दिया उसको। और ये क्या नाम था, जापान। जापान सरकार ने श्रीलंका में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है, जहाँ जहाँ बहुत का घूमने फिरने का जगह है, टूरिज्म में बहुत डेवलपमेंट किया है, रोड बनाया है, होटल्स बनाया है, बिजली बनाया है, बहुत काम किया है जापान में। तो जापान सरकार उसको प्रेशर नहीं देता है पैसा वापस करने के लिए। ये स्टेटमेंट वहाँ के राजपक्षे जो पीएम के बाद में पीडी बने उनका स्टेटमेंट है। लेकिन बाकी सब लोग उसको क्या किया हुआ, जिसने होता है परेशान करके रखा हुआ रहता प्राइवेट आदमी को, वैसे ही इसको परेशान करके रखा हुआ श्रीलंका को। और सबसे ज़्यादा टेंशन वाली बात क्या था इसका, प्राइवेट बैंक वालों ने जो लोन दिया था, उस प्राइवेट बैंक का ब्याज दे के लोन दिया, ये काफ़ी टेंशन का था। चाइना ने क्या किया कि चाइना ने श्रीलंका को जो लोन दिया था कन्हैया, उसके बदले में वो क्या किया, पैसा नहीं लेता था, बल्कि एग्रीमेंट करवाता था कि हम तुम्हारे यहाँ डेवलपमेंट का यह काम करेंगे और हम जब चाहें तब तुम्हारी इस प्लेस का यूज कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो श्रीलंका को तो और अच्छा मिल गया भाई कि उसको पैसा भी मिल गया, उसको लोन देने का कोई झंझट भी नहीं रहा। तो श्रीलंका के डिपेंड कर लिया चाइना सरकार से, बोला कि ठीक है तुमको ये करेंगे। और आप देखिएगा, एक हम बैंक का नाम लिखे, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मनीला सर, फिलीपींस। तुम जकार्ता जकार्ता बोलते हो, गजब पढ़ते हो लीजिए तुम, है ना। अब देखिएगा कि एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखिएगा तो चाइना गवर्नमेंट का है।
यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक और चाइना दोनों मिलकर के क्या कर रहा है, अब श्रीलंका से बोलता है तुम हमारा पैसा दो। आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि श्रीलंका का वर्तमान में जीडीपी कितना, फॉरेक्स रिजर्व कितना, उसको सबको हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इस चार्ट को क्या करना है, आपको बनाना है, अपने पेपर में उसको नोट करना है, मेंस वाले पेपर में। ये समझ में सबको आ गया। अब देखो श्रीलंका हाथ खड़ा कर दिया है कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, ठीक। तो देखो कि जो बैंक है, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, या कुछ और प्राइवेट जो सरकारी बैंक होता है किसी देश का, सेंट्रल बैंक होते हैं, वो उसको रिबेट दिया कि ठीक है तुमको और 4-5 साल का समय देते हैं। लेकिन जो प्राइवेट लेंडर होते हैं, प्राइवेट बैंक वाला है, वो श्रीलंका को बोलता है तुम हमको अपना नहीं होता जमीनें हमको तुम दे दो, पूरा श्रीलंका ही हमको तुम दे दो। आपको यह बात जानकर के आश्चर्य होगा कि श्रीलंका का जितना क्या है क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल में 80% हिस्सा जमीन का भूस्वामी कौन है, श्रीलंका की सरकार। अब सोचो यहाँ पर, समझो ध्यान से, बहुत बारीकी चीज है। अगर हिंदुस्तान का जो क्षेत्रफल पड़ता है ना 32 लाख वर्ग किलोमीटर, उसका 80% जो 24 लाख हो गया लगभग, मोटा 25 लाख। अगर 25 लाख वर्ग किलोमीटर पर खाली भारत सरकार का कब्जा होता तो बाकी जमीन पर क्या पब्लिक लोग रहते, कितना भी झगड़ा होता बताओ, जमीन के लिए, रहने के लिए, खेती के लिए जो जमीन नहीं मिलता। तो श्रीलंका सरकार का पॉलिसी है, उसमें देखिएगा श्रीलंका का वेबसाइट खोल करके कभी, उसका फॉरेन डिपार्टमेंट का मिनिस्ट्री का, उसमें मेंशन है कि श्रीलंका गवर्नमेंट ने श्रीलंका का जो जितना भी क्षेत्रफल है उसमें 80% का वह स्वामी है। यानी अगर एग्रीकल्चर करना है गवर्नमेंट के जमीन पर, तो वहाँ के किसान को राजी भी श्रीलंकन गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है। वहाँ के जमीन पर अगर तुमको वृक्षारोपण करना है सरकारी जमीन पर, जो 20% से छोड़े 80% बच गया, तो तुमको सरकार से परमिशन लेना पड़ता है। यानी वहाँ पे एग्रीकल्चर पॉलिसी भी क्या है, बहुत ज्यादा टफ है। समझ में आया, इसको मिटाएं। श्रीलंका टॉपिक है ना, कहीं से पूछेगा आप लोग लिख लीजिएगा, आप उसके लिए परेशान ना हो। तीन कारण तो हमने समझ लिया रीजन्स में। जहां डाउट होगा पूछिएगा, पूछने का अधिकार आर्टिकल 19(1) के तहत सबको दिया गया हुआ है ना, तो अपने अधिकार का प्रयोग कीजिएगा, चुप नहीं रहना है आप लोगों को, ठीक। देखो 4th रीजन क्या है, सबसे बड़ा लैंड होल्डिंग पॉलिसी। लैंड होल्डिंग पॉलिसी क्या बोलते हैं, भूधारण नीति। देखो जब से नया श्रीलंका का गठन हुआ है नीता मिश्रा, तब से क्या है कि श्रीलंका का जो 80% लैंड है, उस 80% लैंड पर किसका स्वामित्व, ओनरशिप है, वह गवर्नमेंट का ओनरशिप है। जिस कारण से श्रीलंका के यहाँ जो एग्रीकल्चर होता है, खेती होती है, वह क्या होता है, वहां पर लिमिट एग्रीकल्चर होता है। मतलब क्या होता है, सीमित मात्रा में क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है। जिस कारण से श्रीलंका क्या है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को क्या करता है, अपने यहाँ, समझो ध्यान से, अगर सीमित मात्रा में एग्रीकल्चर होगा तो यह एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को, चाहे वो क्या नाम उसको, चावल उपजाए, गेहूं उपजाए, बाजरा उपजाए, या आलू लहसुन उपजाए, जो भी उपजाता है वो क्या करेगा, वो अपने स्थानीय मार्केट में खत्म करेगा, ठीक। तो लैंड होल्डिंग पॉलिसी के कारण एक रीजन तो यह दे देंगे। और दूसरा क्या था 5वां रीजन में, कि श्रीलंका में जो भी प्रकार का बिजनेस होता था, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर का हो, सेकेंडरी सेक्टर का हो, या टर्शियरी सेक्टर का हो, उन तीनों प्रकार के बिजनेस में अनामिका श्रीलंका का आयात जो होता था, वह आयात क्या था, हाई था। आयात का मतलब क्या हो गया, इंपोर्ट क्या था, बहुत ऊंचा था, उच्च था। और निर्यात जो था वह क्या था कन्हैया कुमार, वह काफी वेरी लो, लो नहीं लिखेंगे उसको, क्या लिखेंगे, वेरी लो, यानी बहुत कम था, ठीक है। पूजा, अब जरा बताओ तो बच्चे, यदि किसी देश का, जैसे मान लो कि पूजा के पास 100 रुपए है, पूजा के पास अगर 100 रुपए है, तो वह 50 रुपए का क्या करेगी, 50 रुपए का सामान खरीदे, तो उसमें 50 रुपया बचा, तो उसके पास ऑप्शन क्या किया, तो सेविंग करेगी या उसको कहीं इन्वेस्ट करेगी ताकि हम 50 से ज्यादा कमाएं। ये तो प्राइवेट हो गया, हर व्यक्ति के जीवन में होता है। लेकिन कोई अगर देश चलता है तो जब उसका आयात, यानी हम बाहर से बहुत ज्यादा सामान मंगवा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट बहुत, और हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, यानी निर्यात का क्या हुआ हमारा बहुत कम है। तो जरा बताओ तो पूजा, यदि हम आयात करेंगे, श्रीलंका आयात किया दूसरे देशों के साथ में, तो इसका जो एफआर होगा वह एफआर हाई होगा या लो होगा, ये बताओ। एफआर का मतलब क्या हुआ, क्या नाम है, फॉरेक्स रिजर्व। हाँ, फॉरेक्स रिजर्व। वो पूजा कंफ्यूजन में कि हम फंडामेंटल राइट बोले कि क्या बोले, नहीं है ना। समझो ध्यान से, हाँ देखो क्या है, हमारे श्रीलंका ने क्या किया, श्रीलंका के पास में सीमित कृषि है, समझो ध्यान से, सीमित कृषि है, वो क्या किया, तो उसको खाने के लिए क्या चाहिए, चावल चाहिए, गेहूं चाहिए, तेल चाहिए, साबुन चाहिए, हर प्रकार एग्रीकल्चर प्रोडक्ट चाहिए। तो वो क्या करेगा, यूक्रेन से मंगाएगा, इंडिया से मंगाएगा, ईरान से मंगाएगा, ऑस्ट्रेलिया से मंगाएगा, जहाँ जहाँ खेती होती है वहाँ से वो इंपोर्ट करेगा।
तो जब इंपोर्ट करेगा तो वो पे किस में करेगा, किस में देगा अनामिका, डॉलर में पे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा तो डॉलर ही है, या तो डॉलर देगा या जो चाइना का वो रेनबेबी देगा, लेकिन डॉलर में ज़्यादा इंपोर्ट होता है इंटरनेशनल ट्रेड। तो जो फॉरेक्स रिजर्व था इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, आरक्षित मुद्रा भंडार, पढ़ती हो ना, आरक्षित मुद्रा भंडार, समझो कन्हैया। तो जब आयात हमारा इन श्रीलंका के यहाँ ज्यादा हुआ तो धीरे धीरे करके क्या हो गया, श्रीलंका का जो आरक्षित मुद्रा भंडार था वह क्या हो गया, डाउन होता चला गया, मतलब क्या हो गया, कम हुआ। और किसी भी देश की स्थिति, इकोनॉमिकल स्थिति, वह डिपेंड करता है पूजा वहां के फॉरेक्स रिजर्व से। जिस देश के पास फॉरेक्स रिजर्व बहुत ज्यादा होगा वह देश उतना ही क्या होगा, लंबे समय तक स्टेबल कर सकता है। ठीक, अब देखो पहला ये समझ गए। अब जो निर्यात होता था, निर्यात में यह क्या करेगा, श्रीलंका में क्या होता है बताइए तो, श्रीलंका में होता है चाय, श्रीलंका में होता है टेक्सटाइल, कपड़ा, रबर वगैरह, टेक्सटाइल, प्लांटेशन क्रॉप होता है। हाँ वहाँ प्लांटेशन होगा। मतलब क्या कि चाय कहाँ नहीं मिलता है बताओ, चाय की खेती कहाँ नहीं होती है दुनिया में, हर जगह होती है, तो चाय हम क्यों मंगवाएंगे तुम्हारे यहाँ से। आजकल कौन आदमी बिना कपड़ा के रहता है जी, आदिवासी को छोड़ करके, कपड़ा हर जगह मिलता है, तो हम कपड़ा श्रीलंका से क्यों मंगवाएंगे। अच्छा रहा बात प्लांटेशन का, तो श्रीलंका में ठीक है जंगल कीमती लकड़ी है, तो बताओ कि भाई अफ्रीकन कॉन्टिनेंट वाला वो लकड़ी लेके क्या झाल बजाएगा, डबरू बजाएगा, यानी लकड़ी हम तुमसे क्यों खरीदेंगे, जबकि हमारे दुनिया में अमेजन की घाटी में इतनी कीमती कीमती लकड़ियां हैं। तो देखो कि श्रीलंका के पास में जो भी उसका रिसोर्सेज है वह रिसोर्सेज दुनिया के लगभग हर देशों के पास में है, नेपाल को छोड़ करके, नेपाल हो गया, भूटान सब कुछ छोड़ करके, वहाँ सब कुछ उसके पास में, तो हम तुम्हारा इंपोर्ट क्यों करेंगे, है ना। हाँ तुम्हारे यहाँ कीमती पत्थर है उसको हम क्या कर इंपोर्ट करेंगे, यानी क्या श्रीलंका की स्थिति क्या हो गया, वह निर्यात बहुत ज्यादा करता था, सॉरी वो निर्यात बहुत कम करता था, आयात बहुत ज्यादा करता था, नतीजा क्या हुआ कन्हैया, उसका आरक्षित मुद्रा भंडार बहुत ही कम हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो कम हो गया तो कम कितना हुआ, अगर हमारे पास ये डाटा बोलेंगे कि कम हमारा हुआ तो कम कितना हो गया, इसी में नीचे लिखना, इसी पॉइंट में लिखना है कि 2019 यानी 2009 के बाद कहाँ गया, 2009 से बोले थे ना कि आगे सिनारियो हम लोग पढ़ते हैं। कुलदीप आओ जाओ नहीं, या तो पढ़ो या निकल जाओ। देखो कितना हो गया, हम एफआर की बात करते हैं। ठीक, एफआर में क्या था कि 1 पॉइंट, यहाँ डॉलर का साइन देंगे, डॉलर कैसे लिखते हैं नीता, देखो ऐसे डॉ लिख करके डंडा से इसको मार देना, फाड़ देना इसको बीच बीच, उसको लिखने में दिक्कत होता है नीता को, इसलिए उसको ऐसे लिखना पड़ता है, गजब बताया है ना, इसको बोलते हैं डॉलर। देखो तो 1.7 बिलियन, बिलियन का मतलब उतना पैसा होगा नीता को तो पागले हो जाएगी, नहीं बात नीता। अब देखो कि क्या था कि 2009 से लेकर के 2019 तक हम डाटा बताते हैं कि लगभग 2009-10 के आसपास में श्रीलंका के पास में कितना था, 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर फॉरेक्स रिजर्व था, यानी उसकी इकोनॉमी इतनी मजबूत थी ना कि वो आराम से सर्वाइव कर लेता। लेकिन श्रीलंका क्राइसिस के कारण यह जुलाई 2022 में घट करके 250 मिलियन डॉलर हो गया, डॉलर इतना। अनिता ये बताओ तो बिलियन बड़ा होता है कि मिलियन बड़ा होता है, सोच के बताओ, तुक्का नहीं मारना है। नीता माइक ऑन करो 2 मिनट। जी सर, बिलियन बड़ा होता है कि मिलियन बड़ा होता है, नहीं, फिर गलत बोल रही हो, बिलियन बड़ा है कि मिलियन बड़ा, मिलियन बड़ा होगा ना सर, मिलियन बड़ा होगा जी। हाँ देखो तो बताओ तो, पहले भी बोलती है मिलियन बड़ा होगा, तुम सही में मतलब बिना पेंदी का लोटा होती है। गलत बोल दिए क्या, बिलियन बहुत बड़ा होता है, बिलियन मतलब हम भी तो वही बोले ना, मिलियन मिलियन मिलियन। ठीक, अब देखो इसको डाटा को लिखना है अपने कॉपीज में कि फॉरेक्स रिजर्व क्या हो गया 2009 से लेकर 19 तक का जो डाटा है 2022 जुलाई तक का, कि 1.7 बिलियन डॉलर था अमेरिकन डॉलर, वो घट के कितना हो गया 250 मिलियन डॉलर। ये भी उनका क्राइसिस का क्या हुआ, एक सबसे बड़ा कारण था। और यह क्राइसिस क्यों आया है पूजा, यह क्राइसिस इसलिए आया है कि हम क्या किए हैं, आमदनी से ज्यादा खर्चा किए हैं। अब देखिएगा कि जो कैंडिडेट दिल्ली में या पटना में रहते हैं, पिताजी पैसा भेजते हैं, लिमिट पैसा 10,000-15,000 रुपये महीना में, भाई उसको पिताजी नहीं भेजते हैं कि भाई रेंट दे दे, अपना बदन पे कपड़ा पहन ले, पढ़ाई का खर्चा और घर थोड़ा बहुत 1-2 हज़ार पॉकेट खर्चा। लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं, अताताई होते हैं, पैसा पापा हियाँ देना वहाँ देना, ज़्यादा मंगवा लिया, यानी वो क्या करते हैं अपने खर्चा, वो जरूरत से ज़्यादा क्या करते हैं खर्च करना शुरू करते हैं। नतीजा क्या होता है, वो लड़का तो मौज करता है वहाँ पे, लेकिन उसकी इकोनॉमी का प्रभाव कहाँ पड़ता है, उनके घर पर पड़ता है। श्रीलंका के साथ भी यही हुआ था। ठीक है नीता, श्रीलंका ने क्या किया, बेचा कम और खरीदा बहुत ज्यादा। ठीक है, ये डाटा को यहाँ लिख लोगे, समझ में आया सारे बच्चों को। फ्रीज भी सर एक कारण था, क्या
फ्रीबीज जो चुनावों में वहां राजनीति का स्थिरता के दौरान चुनाव में जो मुफ्त दिए जा रहे थे फ्रीबीज। ये तो कारण में भी हम पढ़ रहेंगे, अभी तो 2 ही 4 5 के कारण पढ़े हैं ना। और आगे चले, अब देखो कौन पॉइंट होगा, 4 5 छठा या 7वां, छठा पॉइंट होगा। देवानंद समझ में आ रहा, माइक ऑन करो तो चला गया क्लास से। देवानंद समझ में आ रहा है क्लास? जी सर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है यहाँ पर? ठीक, आपको अनामिका? यस सर, समझ में आ रहा है। आप तो वकील आदमी हैं, बोलेंगे कम समझिएगा, ज़्यादा हम तो समझ ही रहे हैं। देखो अब क्या है कि टैक्स रिड्यूसिंग यानी करों में क्या किया, कटौती किया। मोदी सरकार को ना जितना भी पॉइंट लिखे हैं, जो आईएएस ग्रुप है सब मोदी सरकार को भी सजेशन दे रहा है इसके श्रीलंका के बिहार पे। इसीलिए अभी भारत में ना मुद्रास्फीति नहीं आया हुआ है, आएगा तो खैर जरूर है, इसलिए नौकरी लेकर के स्टेबल कम से कम दाल रोटी का काम तो हो जाएगा आप लोगों का। देखो टैक्स रिड्यूसिंग यानी क्या हुआ, अब देखो क्या हुआ कि टैक्स रिड्यूसिंग का क्या है कि करों में क्या हुआ, घनघोर कटौती हो गया। देखिएगा कि जब वहाँ राजपक्षे पीएम थे, अच्छा ये बताओ कि राजपक्षे पीएम थे कि प्रेसिडेंट थे, प्रधानमंत्री था कि राष्ट्रपति था? हाँ दोनों था। दोनों था। तो राजपक्षे जब प्रधानमंत्री था कहाँ का, श्रीलंका का, तब अपना क्या किया कि अपने लोगों का यानी जनता को दिल में बैठने के लिए लगा कि भाई हम बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री हैं, इसने क्या किया, टैक्स में घनघोर कटौती कर दिया। घनघोर का मतलब होता है कि जहां आपको 20% टैक्स लगना था वहां घट करके 1% 2% कर दिया। तो अब जरा बताओ तो पूजा कि सरकार चलता है किससे, टैक्स के पैसे से चलता है ना। तो श्रीलंका की सरकार ने क्या किया, टैक्स में कमी कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि श्रीलंका गवर्नमेंट को रेवेन्यू कम कलेक्ट हुआ, राजस्व क्या हो गया, कम कलेक्ट हुआ। और इसका प्रभाव क्या पड़ा, इकोनॉमी में पढ़ते हुएगा, अगर आप लोग इकोनॉमी पढ़े हुएगा तो, कि जब किसी गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्शन में कमी आता है और यह कमी लंबे समय तक बना रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, राजस्व घाटा। राजस्व घाटा। हाँ, नतीजा क्या हुआ कि जो टैक्स की कटौती श्रीलंका गवर्नमेंट ने किया, सरकार को रेवेन्यू कम मिला। तो बताओ तो देवानंद, अगर हमारे पास पैसा नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, विकास का काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। नतीजा क्या हुआ कि सरकार कंगाल होने की स्थिति पर आ गई। सरकार क्या हो गया, कंगाल होने की स्थिति पर आ गया। और श्रीलंका में क्या हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट आ गया, डेफिसिट आ गया। मतलब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, राजस्व घाटा। समझ में आ रहा है पूजा? यही नहीं रुकिए अभी और देखिए, नहीं बोलता है फेसबुक की टिकटॉक में बोलता है जी सर, यही नहीं अभी और सुनिए। हाँ यही नहीं अभी और सुनिए, वो आर्मी ऑफिसर था वो, पर अच्छा बोलता है वो। तो वही हम बोल रहे हैं कि यही नहीं अभी और सुनिए। अब जरा बताओ कि हमारे यहाँ रेवेन्यू, श्रीलंका में रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, यानी सरकार को पैसा नहीं आया। लेकिन सरकार क्या करेगा, अपनी जो योजना, वहाँ भी तो योजना चलता होगा श्रीलंका में, वहाँ लोकतंत्र है, तो जो भी योजना चल रहा था उसके लिए क्या चाहिए, ढौआ चाहिए। ढौआ समझते हैं आप लोग, हाँ पैसा कौड़ी चाहिए उनको चलने के लिए। तो जब सरकार को पैसा नहीं रहेगा तो वह योजना कैसे चलाएगा, जबकि उसको योजना चलाना है नेता। ठीक, तो सरकार क्या करेगा, सरकार के पास, हाँ सरकार के पास कुछ इमरजेंसी फंड होता है, हर सरकार के पास में होता है, भारत सरकार के पास भी फंड है। या तो वो उधार लेगा या क्या करेगा, अपना जो संचित निधि है या जो भी उनका पास रिजर्व पैसा बचा हुआ थोड़ा बहुत, उसी से वह क्या करेगा, अपना ये इस योजना को चलाएगा। ठीक है, तो एक तो हो गया हमारे यहाँ क्या, रेवेन्यू डेफिसिट। और दूसरा क्या हुआ कि सरकार का बजट इतना खराब हो गया कि सरकार का बजट खराब होने के कारण सरकार के यहाँ क्या हो गया, फिस्कल पॉलिसी जो था, इसको क्या बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी को, राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति में परिवर्तन करना पड़ा। राजकोष का मतलब क्या होता है, राजा का कोष, यानी सरकार का खजाना जो इमरजेंसी में रखता है ना उसको। तो श्रीलंका में जब योजनाओं को चलाने के लिए पैसा कम हो गया तो सरकार के पास, श्रीलंका के पास जो पैसा जमा था, यानी जो उसने चुकिया में रखा, चुकिया होता है माटी का चुकिया, तो जो चुकिया में रखा था श्रीलंका सरकार, वो क्या किया, वहां से पूजा निकालना शुरू किया। देखो कितना, मतलब हमारे जीवन में भी यही होता है, हम लोग स्टूडेंट हैं, पैसा नहीं कमाते हैं, तो हमारे साथ भी यही घटना होती है, सावधान होने की जरूरत है। हम क्या किए विकास, उस चुकिया को फोड़ करके, माइक बंद कर लो पूजा, चुकिया को फोड़ करके क्या किया, पैसा निकाला। तो नतीजा क्या हुआ कि सरकार का जो राजकोष था उसमें भी क्या हो गया, कमी हो गया। नतीजा यह हुआ पल्लवी रानी कि सरकार के वहां पर क्या हो गया, फिस्कल डेफिसिट हो गया, डेफिसिट हो गया। इसको क्या बोलते हैं, राजकोषीय घाटा।
यानी श्रीलंका सरकार के पास में क्या हो गया राजीव जी, दो प्रकार के घाटा हो गए। वहां पे राजस्व घाटा भी हुआ और क्या हो गया, राजकोषीय घाटा भी हो गया। और इकोनॉमी के टर्म में जब किसी कंट्री में राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा साथ में हो तो उसी को बोलते हैं अंग्रेजी में ट्विन डेफिसिट, है ना। यानी श्रीलंका में क्या हो गया अनामिका सिंह, श्रीलंका एक ऐसी स्थिति को फेस किया जहां पर क्या था, ट्विन डेफिसिट का स्थिति था, यानी दोहरा घाटा। मतलब इसको न माया मिला न राम मिला, घाटे घाटा में रह गया बेचारा वो। तो क्राइसिस नहीं आएगा देवानंद वहां पे, ठीक है। चले आगे। जी सर। समझ में आ भी रहा है कि नहीं पूजा, समझ में कुछ आया है? अच्छा पल भी आवा था समझ में, काल से नु आदित्य सर पढ़ाई हन और समझी हो सर। तो फिर आज ही मैंने काले पढ़ा रहे हैं। आज बोहनी करे के भाई खातिर पढ़ा बतानी, बोहनी बढ़िया न होके के चाहिए। नहीं सर, आप भी पढ़ा दीजिएगा, ठीक रहेगा ना ऐसे थोड़े अच्छा वो जो हिस्ट्री वाले हैं वही ना? हाँ हाँ। अरे बहुत से लोग पढ़ाते हैं, सॉरी सर। सोलो अब क्या कीजिएगा, गति जो होती है ना वो गति सब में अलग अलग नहीं सर, लेकिन वो डिटेल में जाते हैं आप ही के सर। वो अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन आप ही पढ़ा दीजिएगा, ठीक रहेगा। अरे बोहनी तो कर देनी, हम काल से ऊपर पढ़ियो। अभी बेटी के खिलाफ तो बड़े काले हिस्ट्री आप पढ़ाएंगे सर? हिस्ट्री हमको नहीं आता है गीता, समस्या तो यही है। सर दोनों वो कैसे पढ़ाएंगे? पढ़ा देंगे। अच्छा पढ़ाने से दो तीन फायदा होता है, पता है क्या है, कि आपके पास में ना तैयार हो जाता है कंटेंट बहुत अच्छा मेंस के लिए, कि कहीं से पूछेगा तो उसको बस धर के उसको लिख दो, है ना। तो आप लोगों को जब भी मौका मिले मास्टर बनने का तो मास्टर बन जाइएगा फ्यूचर में, है ना। चलो आगे चले, ये सब चीज़ें होती चलेगी। अब देखिएगा क्या आप कि 2017-18 के बीच में, 17-18 से 3 साल का ऐसा समय होता है जब श्रीलंका में क्या होता है, श्रीलंका में एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा रिफॉर्म होता है। पढ़े होइएगा कि वहाँ के जो राजपक्षे थे, नामे थे उनका राजपक्षे, प्रधानमंत्री साहब थे, वो काफ़ी ज़्यादा वो रिवोल्यूशन करते हैं एग्रीकल्चर में। करते क्या है, श्रीलंका को जैविक कंट्री बनाने का सोचते हैं वो। भाई जैविक राज्य छोटा मोटा तो समझ में आता है, लेकिन वो क्या करता है, इतना बड़ा देश है श्रीलंका निजी देश, उसको जैविक कंट्री बनाना शुरू करें। मतलब क्या कि वहाँ खाद का तो यूज नहीं करना है। इस एरिया में क्या करता है पूजा रानी, श्रीलंकन गवर्नमेंट क्या करता है, फर्टिलाइजर पर क्या करता है, पूरी तरह से बैन लगा देता है, प्रतिबंधित कर देता है। और बोलता क्या है कि अय किसान तुम फर्टिलाइजर की जगह पर क्या करो, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज करो। यानी इसको क्या बोलते हैं, बायो फर्टिलाइजर का, है ना, फर्टिलाइजर का। यानी तुम्हारे पास जानवर है, गाय है, भैंसी है, उन सब के गोबर का क्या करो, तुम खाद बनाओ और खेत में डालो। तो भाई श्रीलंका को तो अधिकांश देखिएगा, वहाँ श्रीलंका की भूमि का, वो समुद्र के बगल में है, तो श्रीलंका की अधिकांश भूमि में का पीएच मान कम होगा कि अधिक होगा, नहीं बोलो तुम बताओ तो नीता। श्रीलंका में क्या है, समुद्र के किनारे बसा हुआ, तो जो भी जहाँ जहाँ खेती होता है श्रीलंका के आसपास में, उस जमीन का पीएच वैल्यू जो होता है वह कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा सर, ज्यादा होगा ना, और नमक की वजह से पता नहीं क्या होगा, हम लोग क्षारीय होगा वो तो ज्यादा होगा। हाँ समझिए मधु, क्या हुआ अब, क्या हुआ कि जब हम और क्या किया कि यहाँ पर देखो सब लोग ध्यान से, कि जब एक फर्टिलाइजर पे उसने बैन कर दिया तो यहाँ की अधिकांश भूमि क्या हो गया, क्षारीय हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो पीएच वैल्यू जो था, पीएच ऐसे लिखते हैं, पीएच यहाँ कोना में लिखते हैं, है ना, पीएच वैल्यू क्या हो गया, इसका हाई हो गया। और आप देखिएगा कि जिस भी भूमि का पीएच वैल्यू हाई होगा उसका इलाज कौन करता है, फर्टिलाइजर करता है, जो रासायनिक खाद होता है वो। इसके औकात के बाहर का बात है कंट्रोल करने का। तो राजपक्षे पागल ना था पूजा, उस साले को पता था कि भाई यहाँ क्षारीय भूमि है, तो वो किस लिए करेगा, किस लिए बैन किया फर्टिलाइजर को, सिर्फ इसलिए ना। सर एक रीजन था कि उनके पास उतना रेवेन्यू नहीं था कि वो फर्टिलाइजर इंपोर्ट कर सके, तो इसलिए उनके पास यही ऑप्शन था कि चलो पैसा बचाते हैं एंड वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को स्विच करते हैं। हाँ वो बिल्कुल आप reason था। सही बोल रही हैं आप। तो सरकार ने क्या किया कि पैसा के कमी के कारण हो या जो भी रीजन उनके पास में, बेसिकली पैसा के उनके पास कमी था, उन्होंने क्या किया, फर्टिलाइजर को बैन कर दी और क्या किया, ऑर्गेनिक फार्मिंग को यूज करना शुरू कर दिया। नतीजा क्या हो गया कि जितना भी आसपास का इलाका था जहाँ एग्रीकल्चर होता था, उस एग्रीकल्चरल लैंड में क्या हो गया, पीएच वैल्यू इसका बढ़ता चला गया। इसका नतीजा हो गया, सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था टी एक्सपोर्ट पे। आपको पता है कि श्रीलंका का जो चाय होता है वह बहुत उन्नत किस्म का होता है। अगर आप लोग कभी आप लोग तो चाय पीने के शौकीन होंगे, बहुत लोग चाय इसमें पीते भी होंगे, तो जो अगर कभी जाइएगा श्रीलंका तो वहाँ का चाय पीजिएगा, बड़ा अच्छा स्वाद होता है वहाँ का।
तो क्षारीय भूमि के कारण क्या हो गया कि टी का जो एक्सपोर्ट था यानी निर्यात हो प्रभावित हुआ, तो सरकार को यहाँ से भी रेवेन्यू मिलना क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है, नतीजा क्या हुआ कि जब इसके बाद राजस्व नहीं आया तो सरकार क्या हो गया, धीरे 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 कहाँ तक चलता चला गया देवानंद, वो रिसेशन में, वो मंदी की तरफ चलता चला गया, महंगाई की तरफ बढ़ते चलता चला गया, है ना। एग्रीकल्चर वहाँ कुछ होता नहीं था, समस्या से ग्रसित होता चला गया। ठीक है, आगे चले। अच्छा, अब देखो 8वां रीजन्स क्या था। अब क्या था कि 2019 में ही अप्रैल के महीना में ईस्टर एक त्यौहार मनाया जाता है, वो होता है क्रिश्चियन लोगों का, है ना, आप लोग जानते होइएगा। जी सर। इसी बीच में क्या हो गया, वहां पे एक चर्च में, श्रीलंका के चर्च में क्या हो गया, बॉम्ब का एक्सप्लोजन हो गया। क्या हो गया, टेररिज्म की वजह से मामला नहीं। हाँ, बम कांड हो गया। नतीजा क्या हो गया कि ईस्टर के मौके पर जब वहाँ टूरिस्ट श्रीलंका के एक चर्च में, श्रीलंका बोले तो बहुत ही खूबसूरत शहर है, वहाँ जाइएगा, गरीबी तो वहाँ पे है, गरीबी तो हर जगह है, लेकिन श्रीलंका का जो रोड है, वहाँ का भवन है, वहाँ का जो देखिएगा भवन का डिजाइन, बहुत दिल खुश हो जाएगा आपका, बड़ा सुंदर है। कभी गूगल करके देखिएगा यूट्यूब श्रीलंका का विजिट करने का, बहुत सुंदर है। तो ईस्टर के मौके पर क्या किया कि वहाँ के टूरिस्ट लोग एक चर्च में इकट्ठा हो चुके। अधिकांश हमारे यहाँ हिंदू आबादी कहाँ है, खाली हिंदुस्तान में ज़्यादा पाया जाता है, बाकी छिटपुर दुनिया में मिलेगा, लेकिन सर्वाधिक आबादी क्रिश्चियनों की है। तो क्रिश्चियन लोग क्या किया, ईस्टर के मौके पर किसी चर्च में वो प्रे कर रहे थे, कोई क्या किया, जाकर के मानव बम बन गए। नेता को गुस्सा, नेता अपना शरीर में बम बांध ली, क्या बोलता है, हम फट जाए, बम बोलता है फट जाओ, फट गई बेचारी। ये तो खुद फटी, क्या कि साथ साथ वहाँ पर 400-500 लोगों को लेकर के खत्म कर दी। बड़ा स्वागत के साथ पाने सर मुझे। स्लीपर सेल था। तो श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंकन गवर्नमेंट का जो होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है, एचएम मिनिस्ट्री है, उसने कहा कि 290 लोगों का क्या हुआ, डेथ हुआ इसमें, जबकि वहाँ पर मरने वालों की संख्या 500 से अधिक है। कोई भी देश अपने यहाँ कम में बताता था कि हमारा छवि बना रहे, 500 लोग से अधिक मरा, प्लस की 1000-1500 से ज़्यादा लोग क्या हो गया, घायल हो गया। किसी का पैर कट गया, पैर हाँ सोच रहा कि मेरा पैर कहाँ मिले तो मुझको छुड़वाए, पैर कट गया, हाथ कट गया, आँख कट गया, बड़ा खराब स्थिति हो गया। तो जो दुनिया के पर्यटक, चूंकि देखो अभी तो सोशल मीडिया का समय है, जहाँ बम फटा, बम से जल्दी कौन फटता है, फेसबुक या सोशल मीडिया फटता है। तो क्या हुआ कि पूरी दुनिया में यह बात फैल गई कि श्रीलंका इस कंट्री जो है वह टूरिस्ट के लिए सेफ कंट्री नहीं है, तो पर्यटन भी वहाँ जाना क्या किया, बंद कर दिया, छोड़ दिया। नतीजा क्या हुआ, नतीजा हुआ कि वहाँ का रेवेन्यू और ज़्यादा डाउन हो गया। फिर क्या था, इसी बीच में एक और भुटुन की आंख वाला कौन बीमारी दे दिया, कोरोना। कोरोना काल में क्या हो गया, ये तो पता है कि कोरोना काल में पूरा का पूरा हर चीज़ क्लोज हो गया, चाहे मार्केट हो, एजुकेशन, हर चीज़ क्लोज होने के कारण क्या हो गया, इसका विकास से खत्म हो गया। तो ये कुछ मेन रीजन्स है। अब देखो एक और कारण रीजन क्या है, यूक्रेन रसिया वार, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रीजन क्या है। अब देखो आप कुछ दिन पहले सुने होइएगा कि वहाँ के जो किसान लोग हैं, सॉरी वहाँ के जो टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर है, वो क्या कर रहे हैं, वो झाल बजा रहे हैं थाली लेकर के। कैसे मोदी जी झाल बजवाए थे ना कोरोना काल में, वहाँ पे वहाँ के जो ऑटो ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर, वो क्या कर रहे हैं, थाली लेके झाल बजा रहे हैं। वहाँ के पब्लिक लोग झाल बजा रहे हैं। कारण क्या था, वहाँ वाइल्ड क्राइसिस हो गया। क्या हो गया पूजा, वहाँ पे वाइल्ड क्राइसिस हो गया। किस कारण से, कि आपको पता है कि रसिया जो है वह दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है तेल का। उत्पादक अलग होता है, एक्सपोर्टर अलग होता है। तो श्रीलंका का व्यापार होता था रसिया से, तो रसिया इसको तेल देना क्या किया, भाई वो युद्ध लड़ेगा कि तुमको तेल देगा। मान लो पूजा का नीता का अगर झगड़ा हो जाए, दोनों बाल नोचना शुरू कर दी, आप पहले बोलेगी ये नीता दी कॉपी लाओ, तो वो कॉपी देगी, पहले भी क्या बोलेगी, पहले हमको लड़ने दो, है ना। तो अब दोनों क्या है कि युद्ध में झगड़ा कर रहा है रसिया यूक्रेन, तो इसको तेल कहाँ से देगा। तो जब तेल नहीं देगा, तेल वाइल क्या होता है, वाइल वास्तव में हमारा इकोनॉमी का क्या होता है, बूस्टर होता है अर्थव्यवस्था का। अभी हमारे हिंदुस्तान में अगर तेल बंद हो जाए, पेट्रोल डीजल बंद हो जाए, हवाई जहाज हवा में तो वहीं रुकल रहेगा, रुके सीधे गिर जाएगा, ट्रेन जहाँ है वहाँ रुक जाएगा, बस जहाँ है वहाँ रुक जाएगा। यानी हमारा जीडीपी में अरबों खरबों का नुकसान होगा अगर तेल एक दिन अगर बंद कर दिया गया तो। श्रीलंका में तेल भी बंद, 7-8 दिन तेल बंद था, वहाँ पर समझो कि तेल के लिए बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, मारामारी होना शुरू कर दिया गया था। नतीजा क्या हुआ कि वहाँ एक स्थिति आ गई। यानी देखो ये जो 3-4 रीजन पढ़े हैं ना, 8 से लेकर के 10 तक रीजन का, ये रीजन किसको जन्म देगा बताओ तो, महंगाई को। किसको महंगाई देगा, इन्फ्लेशन। हाँ, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इन्फ्लेशन। देखो महंगाई कैसे पैदा होगा, जैसे मान लो कि हमारे श्रीलंका के कोई दुकानदार है, उसके पास 1 लीटर तेल है, वहाँ क्राइसिस है, वहाँ पूजा जाती है, बोलती है हम तुमको 100 रुपया देंगे, तुम हमको तेल दे दो। पल्लवी बोलेगी हम तुमको 150 देते, तुम हमको तेल दे दो। नीता बोलेगी हम तुमको 500 रुपया देते, हमको तुम तेल दे दो। दुकान वाला किसको तेल देगा, नीता को देगा, वो ज़्यादा पैसा बोली लगाई है। मतलब क्या हुआ कि तेल का दाम था 100 रुपया, लेकिन वह बिका कितना में, 500 में। इसी को बोलते हैं महंगाई।
यानी जब वस्तु का मूल्य से अधिक उसके क्रय शक्ति हो जाता है तो उस स्थिति को इन्फ्लेशन बोलते हैं। इसका अच्छा डिफिनेशन भी है वहाँ पे, उतना हमको नहीं डीपली जाना है। तो वहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई। और किसी भी देश में यदि महंगाई बढ़ेगा, किसी भी देश में यदि महंगाई बढ़ेगा तो वहाँ का क्या होगा, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बहुत ही ड्रास्टिकली डाउन होगा। आर्थिक विकास क्या होगा, बहुत ही बुरी तरीके से रैपिडली डाउन होगा वहाँ पर। तो ये कुछ ऐसे रीजन्स थे जो हमको क्या बताता है पूजा कि श्रीलंका में क्राइसिस क्यों हुआ। अब एक बात बताओ माथे पर या दिल पर हाथ रख करके कि अगर बीपीएससी प्रश्न पूछेगा तो बिना पढ़े हुए इसको लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे, हाँ या ना में जवाब देना। नेता वाला बात मत लिख बोलो। लेंगे सर। यस सर। सब लोग लिख लेंगे। सर यूक्रेन की वजह से यहाँ वीट का भी सप्लाई बंद हो गया। हाँ अब देखो गेहूं का। तेल का यहाँ बंद हो Security का गया। और भी- यूक्रेन को क्या बोला जाता है पूजा, गेहूं का कटोरा की कटोरी बोलते हैं। अच्छा Bowl of wheat। हाँ Bowl अच्छा, of कटोरा wheat कटोरी में कोई अंतर होता है वाला। पूजा बताओ, कटोरा कटोरी में क्या अंतर होता है बताओ। साइज में फर्क। कटोरा थोड़ा बड़ा होता है और कटोरी छोटी वाली। हाँ सर दिल्ली वाला कटोरी कहते हैं, हम लोग कटोरा कहते हैं। नहीं सही बोलिए, वो कटोरा तन का क्या हुआ, थोड़ा सा बड़ा साइज हो गया, इसको बोलेंगे भगौना टाइप से। भगौना। आज जो छोटका ना होता है जिसमें कि होटल में मिलता है, तुमको मिलेगा क्या, 100 दाल रुपये का मिलेगा। दाल कटोरा। सब्जी वगैरह खाने वाली कटोरी होती है। तो यूक्रेन को क्या बोला जाता है, गेहूं का कटोरा, कटोरी नहीं बोलते हैं। यानी यूक्रेन में गेहूं का पैदावार क्या होता है नीता, बहुत अधिक होता है ना। तो श्रीलंका में क्या हो गया, गेहूं भी नहीं मिला, दाल भी नहीं मिला, तो वहां पर क्या हो गया, खाद्यान्न की कीमतें आसमान छूने लगी। यानी खाद्यान्न की कीमतें क्या बहुत बढ़ गई। ये भी क्या हो गया हमारे यहाँ, उसके यहाँ महंगाई का कारण हो गया। जब महंगाई हुआ तो सरकार क्या करेगा, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कुछ लिक्विडिटी को मार्केट में फेंकेगा। तो लिक्विडिटी कहाँ से आएगा, लिक्विडिटी मतलब क्या होता है, पानी। तब तो मनी का फ्लो, तरलता। मनी का मार्केट। लिक्विड मनी सर। हाँ, एक बार मधु बोली कि सर पानी को बोलते हैं लिक्विडिटी। नहीं मधु, पानी नहीं फेंकता है मार्केट में, क्या फेंकता है, पैसा फेंकेगा, तब ना महंगाई कंट्रोल होगा। देखिएगा यूपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि भारत में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। पेंशन में कटौती करना, किसानों की योजनाओं पर कटौती करना, वो पढ़िएगा आप लोग, प्रीवियस दिशा वाले में दिया गया हुआ है। तो भाई कहाँ से पैसा आएगा, इसके पास तो पूरा का पूरा जेबीए खाली है श्रीलंका के पास में, तो कहाँ से ये करेगा। तो वो स्थिति महंगाई और उधार किसे लेगा, आप दीजिएगा उधार, उसको नहीं दीजिएगा ना। वर्ल्ड बैंक IMF। World क्रेडिट Bank- रेटिंग बहुत खराब हो जाती है ऐसे कंट्री की। पूजा ने कहा कि इसको वर्ल्ड बैंक उधार देगा, एक बहुत अच्छा बात वो लड़की बोली है। लेकिन देखो यहाँ क्या था, राजपक्षे का हर प्रधानमंत्री का एक कोर कमेटी होता है, IAS IPS अधिकारी, वहाँ कुछ अलग अधिकारी होते होंगे। तो वहाँ के अधिकारी राजपक्षे को बोला कि सर श्रीलंका की स्थिति बहुत खराब हो रही है कि आप चलिए वर्ल्ड बैंक के पास में, कि वहाँ से हम कुछ लोन मांगेंगे। तो ये राजपक्षे बोलता है क्या, अरे वर्ल्ड बैंक के पास हम नहीं जाएंगे, हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है, हम योजना ये करेंगे, हम ले बिना उसके हम अपना इकोनॉमी को सर्वाइव कर लेंगे। वो नहीं गया, उसके अधिकारी बोले थे। ये स्टेटमेंट जो हम बोल रहे हैं आपको विजन के 365 में मिल जाएगा, नेक्स्ट IAS एग्जाम के नोट्स में मिल जाएगा, भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है होम मिनिस्ट्री का, उसमें भी जो क्या क्या असिस्ट कर रहा है भारत सरकार, उसमें भी आपको मिल जाएगा कि श्रीलंका का जो राजपक्षे है पगलवा आदमी गमछा वाला, यदि टाइम पर वो वर्ल्ड बैंक चला जाता तो श्रीलंका की आज इतनी बुरी स्थिति नहीं होती। लेकिन थुथुरवा गए नहीं किया वहाँ पे कि हम वहाँ से क्या ले लोन ले लें, बोला कि हम खुद सर्वाइव कर पाएंगे, है ना। तो ये भी क्या हुआ कि वहाँ के इकोनॉमिक क्राइसिस का बहुत ज़्यादा हमारे पास में क्या रीजन्स हो गया। बताओ तो कन्हैया कुमार, समझ में आ गया तुमको मधु? यस सर, क्या समझी? जो बताए। हाँ ये सही बोलिए कि जो बताया वही समझे, अब भूलोगी नहीं ना इसको। नहीं सर। विद्या कसम नहीं भूल रही है वो। अच्छा स्कूल में ना जब बच्चे दोस्ती करते थे ना तो बोलते हैं विद्या कसम दोस्ती निभाएंगे, स्कूल के टाइम में छोटे छोटे बच्चे बोला करते थे। समझ में आया नीता, पूजा, राजीव जी और जितने बच्चे जुड़े हैं सब हैं? अब देखो कारण तो समझ में आ ही गया। देखो ये पता है 20 तारीख से 20/12/2022 से ऑडिटर का इंटरव्यू शुरू है, बाप किया हुआ है। मतलब बीपीएससी पानी पीने का टाइम नहीं दे ऑडिटर वाले बच्चों को। अभी मेंस हुआ है, बच्चा एंजॉय करेगा, इंटरव्यू की तैयारी करेगा। तो ये सब चीज़ें जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, देखो समझो ध्यान से, ये टॉपिक खाली श्रीलंका का नहीं है। हमारे कभी हिंदुस्तान का पढ़ना, हिंदुस्तान का जर्नल पढ़िएगा, अच्छे अच्छे राइटर्स का जो लिखते हैं, BBC का रिपोर्ट पढ़िए, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट पढ़िए कि ऐसी स्थिति हमारे हिंदुस्तान में भी आहट दे रही है। अब देखिए महंगाई कितना बढ़ रहा है धीरे धीरे। तेल का दाम पहले कितना था पेट्रोल का, अभी कितना बढ़ रहा है, 1 रुपये बढ़ा। आपने 1 रुपया दे रहे हैं, पूरे दुनिया भारत में जितनी आबादी है, 1.25 आबादी, सब तो तेल भरवाता होगा कार में, कितना पैसा सरकार को जा रहा है।
अब सरकार क्या किया है, सरकार के पास रेवेन्यू कम हो रहा है, आरबीआई बोलता है कि मेरे पास थोड़ी सी बहुत बढ़िया, हम सर्वाइव कर सकते हैं 2-3 साल, लेकिन कुछ नहीं है वो सब। दिखाइए आप उसको, रिपोर्ट बताइए। भारत की स्थिति ऐसी हो गई हुई है कि सरकार के पास में पैसा कम है, उनका सरकार रसातल में जा रहा है इंडिया हमारा, जिसके बचने के लिए सरकार क्या क्या कर रहा है। देखो 18% जीएसटी लगता था ना, जैसे अगर आप एडमिशन करवाते हैं कहीं पर, इसी एजुकेशन, तो बताओ कि एजुकेशन जैसे चीज़ में आपको जीएसटी ले रहा है, दवाई के बिल में आपसे जीएसटी सरकार ले रहा है। कभी सोचिए कि क्यों ले रहा है? तो इस सरकार के पास में क्या आ जाए, रेवेन्यू आ जाए, वो खर्च करे ज़्यादा। अब क्या कि 18% जीएसटी तो आप देवे कीजिएगा, साथ साथ में 2% कन्वीनियंस चार्ज भी आपको देना पड़ेगा। सोच लो, है शेष उसको बोलते हैं। आप ऑनलाइन जो टिकट बुक करते हैं सिनेमा हॉल का, टिकट का दाम रहता है 300-400 रुपया, लेकिन 36 रुपया करता है किसका, कन्वीनियंस फी का। मतलब क्या कि आपका समय बचा, तेल मिल बचा, घर से जो कर रहे हैं उसका पैसा काटता है। तो सरकार, जो भारत सरकार है, अब आपके सांस लेने पर भी कुछ दिन के बाद में वो टैक्स लगाएगा। देखिएगा, इसलिए लगा रहा है ना, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की स्थिति यही होने जा रही है। हमारे हिंदुस्तान के पास वर्ल्ड बैंक का बहुत ज़्यादा कर्ज है, वो चुका नहीं पा रहा है अभी तक। ऐसा क्या है, डेवलपमेंट इंडिया में थोड़े कम थोड़े होता है। सोचे हैं कि हमारे हिंदुस्तान का कोरोना के समय में, बाद में जब कोरोना के बाद लॉकडाउन जब खुला, तो हमारे हिंदुस्तान का लगभग 70 से 75 खरबपति लोग, जो पैसा, जो बिजनेस टाइकून लोग हैं, वो भारत का नागरिकता छोड़ करके कोई ब्रिटेन चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया, कोई अमेरिका शिफ्ट हो गया। कभी सोचे हैं क्यों? ये सब रीजन है ना। खैर चलो, अब हम क्या देखते हैं कि अब क्या कि ये जो डिस्कशन हम लोग किए हैं कि इसका आपको ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, मेंस में तो लिखवे कीजिएगा, जब आप इंटरव्यू दीजिएगा उस समय भी आपको क्या, ये बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअलिटी काम करेगा वहाँ पे समझ का, है ना। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में, है ना। रोहित का डेंगू ठीक हो गया है मधु? नहीं पता सर, मेरा बात नहीं हुआ उससे। क्या है नहीं पूछती हो, मित्र हैं तो पूछना चाहिए ना। यही दोस्ती है कि सुख में सब पूछोगी या डेंगू में नहीं पूछोगी रोहित भाई कैसे हैं? देखो विकास, ऐसा नहीं, उतना भी बात नहीं होता है। देखो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में हम क्या देखेंगे कि विदेशी या अन्य सहयोग, जो बैंकों का उसका सहयोग देखेंगे, यानी फॉरेन असिस्टेंस। कन्हैया क्लास में हो, जरा माइक ऑन करना। यस सर। अब जरा बताओ, नहीं लिख रहे हैं तो कोई तकलीफ, दर्द, दुख, वेदना, तृष्णा, घृणा, क्रोध कुछ है आपको हमसे? जो है वो बोल, हंसने वाली बात नहीं है, ताकि उसका हम निराकरण करने का प्रयास करेंगे ना। अगर आपको हमसे तकलीफ, ऑप्शन बहुत दे दिया आपने। अब तो ये उसमें बोलबे नहीं किए हैं, बताइए, ये बोलते तब ना होता ज्यादा। बताओ कन्हैया। ठीक से हो जाएगा सर? नहीं हो जाएगा वाली बात नहीं है। देखो हम इस हर चीज़ को लिखवा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लिखवा सकते हैं, लेकिन लिखवाने में हुआ क्या कि जितना हम समझा पाए ना उतना हम लिखवा नहीं पाते आपको। अगर आपको लिखना अच्छे तरीके से आप नहीं लिख पाते हैं तो कभी समय लेकर के आइएगा, हम आपको स्पेशल लिखवा देंगे हर टॉपिक। मन में किसी प्रकार का ये मत रखना कि नहीं सर पता है, हमारा काम है कि एक एक विद्यार्थी का जो डाउट है उसको ख़त्म करना, है ना। तो लिखवा देंगे हम, जब भी आपको टेस्ट देने आइएगा तो हम उसको बैठिएगा 5 मिनट, हम सब पॉइंट को बोल देंगे उसको, ठीक है। अगर खुद से नहीं लिख पाओगे तब। देखो पहले हम देखते हैं अनामिका वर्ल्ड बैंक का, है ना, वर्ल्ड बैंक का। ठीक, वर्ल्ड बैंक हमारे पास में क्या कर रहा है। देखो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, श्रीलंका को क्या है, लॉन्ग टर्म लोन दिया है। वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, लगभग इतना लोन देने के बाद में श्रीलंका को बोला है कि हम तुमको जो पैसा दे रहे हैं वो 20 साल तक उसको पैसा देगा कि तुम 20 साल तक अपना विकास करो, बाद में उनको तुम अपना इंटरेस्ट या देते रहना। तो वर्ल्ड बैंक जो था, श्रीलंका की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसने श्रीलंका से बिना अनुरोध के, श्रीलंका अभी भी नहीं गया उनके पास में, श्रीलंका के बगैर अनुरोध के वर्ल्ड बैंक ने मानवीय सहायता के रूप में लगभग $1 अमेरिकी मिलियन डॉलर का क्या किया है, असिस्टेंस दिया है उनको काम करने के लिए। ठीक, अब देखो, अब आईएमएफ ने क्या किया है, आईएमएफ ने एक फंड क्रिएट किया है श्रीलंका के लिए। उसका फंड का नाम है EFF, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं, यहाँ लिख देते हैं विस्तारित फंड को बोलते हैं कोष, और इसको बोलते हैं सुविधा। हाँ, विस्तारित कोष सुविधा, समझो ध्यान से।
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है नीता, श्रीलंका को क्या किया है, 2.9 अमेरिकी मिलियन डॉलर का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोवाइड करवाया है ना, इसलिए कि ताकि वह श्रीलंका क्या करे, अपना डेवलपमेंट कर पाए। ठीक है, अब यहाँ समझो ध्यान से, यह एक्सटेंडेड फंड ये क्या है, फंड फैसिलिटी क्या है, जैसे नाम का पहले बताई है कि आईएमएफ बहुत कम समय के लिए लोन देता है। आपको पता है कि जो भी बैंक कम समय के लिए लोन देगा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, बहुत हाई होगा, ब्याज बहुत अधिक होगा। लेकिन श्रीलंका की स्थिति के केस में इस आईएमएफ ने अपने कुछ पॉलिसी में चेंज करते हुए इस लोन को 48 महीनों तक एक्सटेंड किया है। यानी इस वाले कोर्स में क्या किया है, 48 माह तक का उसको मोहलत दिया है। यानी आईएमएफ का पैसा 48 यानी 4 साल के भीतर अगर श्रीलंका इतना पैसा उसको चुका देता है तो आईएमएफ लोन नहीं लेगा, ये एग्रीमेंट उसमें हुआ है। लेकिन यदि 4 साल में पैसा नहीं चुका पाता है तो जो इसका इंटरनेशनल रेट है, ब्याज दर है लेन देने का, उस पर श्रीलंका को ब्याज देने का क्या होगा, देना पड़ेगा उसको। देखो कितना अच्छी बात है। यदि अगर श्रीलंका की स्थिति अच्छी होती तो आईएमएफ क्या करता, इतने पैसे पर जब उसको दिया उसी समय से लोन ब्याज जोड़ता। लेकिन 4 साल तक यानी 48 मंथ तक क्या बोला कि हम तुमसे ब्याज नहीं लेंगे, तुम हमको 48 मंथ के बाद में 4 साल के बाद में क्या करना, ब्याज देना और मूलधन भी अपना साथ में देते रहना। तो इसी को बोलते हैं एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। आप उसको लिखिएगा अपने मेंस की कॉपी में कि आईएमएफ ने अपने मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज करते हुए श्रीलंका को जो आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया है उसके लिए एक अलग से विस्तारित कोष सुविधा का गठन किया है, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष श्रीलंका को दिए गए मूलधन पर 48 माह का समय दिया है और उस पर जो ब्याज है वो 48 माह के बाद अकाउंट होगा। बहुत अच्छी बात है ना। ठीक है, मिटाएं। सर डेटा का इशू है। वर्ल्ड बैंक 1 मिलियन नहीं शायद 600 या 700 मिलियन डॉलर दिया है, वो तो बहुत कम हो जाएगा ना, 1 मिलियन। अच्छा, वर्ल्ड बैंक का हाँ, कितना था, 160 मिलियन है सर। हाँ सही बोल रहे हैं, ठीक है। लिख लो ऊपर में वर्ल्ड बैंक को, एक के बाद 60 जोड़ दो, 160 मिलियन हो सकता है। 160 मिलियन। हाँ ठीक ठीक सही बोल रहे हैं। 22 अक्टूबर तक है। हाँ बस ये हो गया। अब देखो, अब जरा बताओ कि बैंक तो अपना काम कर लिया, लेकिन कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी है, उसने भी क्या किया, इसको कुछ फंड दिया। क्या दिया है, हाँ सहयोग दिया। लिख लो G7 के जो देश हैं, जितने भी देश हैं ना, आपको पता है कि G7 का मीटिंग अभी कहाँ हुआ था, बीपीएससी पीटी में पूछा था ना क्वेश्चन। G7 का था कि G20 का पूछा हुआ था पीटी में। तो G20 का पूछा था कि अगले साल इंडिया जो कर रही है दिल्ली में होगा कि जम्मू कश्मीर, कहाँ पे होगा, वेन्यू पूछा था। तो G7 जो है, तो G7 के जितने भी डेवलप G7 में क्या है कि ग्लोबली में जो 7 डेवलप कंट्री है उन्हीं का समूह है। उन्होंने क्या किया, सब देश मिल करके श्रीलंका को 20 मिलियन डॉलर का क्या दिया, सहायता दिया है। ये सब लिखना, डॉलर। सर अभी जो जर्मनी में हुआ था उस पे वो वाला। हाँ वो है G7। जर्मनी में हुआ था। अब लिखो, उसमें लिखो आगे यूएसए 32 मिलियन डॉलर, जल्दी लिखो फटाक से। यूएसए 32 मिलियन डॉलर। सर थोड़ा बोर्ड से राइट चाहिए सर, स्क्रीनशॉट लेने का कि हम सर ट्रेनिंग एरिया में बैठे हुए। अच्छा, वो फोटो खींचते हैं काम खत्म हो जाता है, नहीं हो सही नहीं सर, बाद में लिख लेते हैं उसको, जैसे अंदर जाएंगे लिख लेंगे, लाइब्रेरी में बोल नहीं पाते हैं ना सर, ट्रेनिंग एरिया में बैठना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, अब सबसे अच्छी बात देखो, हमारे यहाँ जो क्वाड समूह है ना, उस क्वाड में क्या, उस क्वाड ने भी हमारे श्रीलंका को क्या दिया है, 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ये दिया है, सहायता दिया है। ठीक है, हो गया। चलो इतना ही सहायता है। अब इसके अलावा देखो, इसके अलावा नहीं कुछ अगर पॉइंट याद रहेगा देवानंद तो क्या लिखोगे, कुछ नहीं करना है। सोचो कि तुम्हारे पड़ोसी के घर में आग लगा है पूजा, तो तुम क्या करोगे, सिंपैथी वहां दोगी। तो देश इसको बोलता है कि जिसके पास जो संसाधन है, जैसे कि यूक्रेन के पास गेहूं है, तो यूक्रेन युद्ध में लड़ तो रहा है, लेकिन साथ साथ में यूक्रेन ने क्या किया है, श्रीलंका को गेहूं भी उपलब्ध करवाया है। रसिया लड़ाई तो कर रहा है, रसिया उसको क्या कर रहा है, उसका तेल भी उपलब्ध करवा रहा है। तो भारत के यहाँ, भारत को उसका पड़ोसी देश है, तो भारत उसको क्या दिया, अभी पढ़ेंगे, उसको गेहूं दे रहा है, चावल दे रहा है, चीनी दे रहा है, चूड़ा दे रहा है, मिठा। अच्छा, चूड़ा मिठा भारत का फेवरेट डोनेशन गुड्स है। चूड़ा दिया है, मिठा दिया है, तो खा के तुम जिंदा तो रहो श्रीलंका वाले। पैसा भी दिया है, आरबीआई उसके सेंट्रल बैंक में करेंसी स्वैप की फैसिलिटी भी दिया है। हाँ, करेंसी स्वैप का फैसिलिटी भी दिया हुआ है, लाइन ऑफ क्रेडिट दिया हुआ है, तो सब पड़ता है। बांग्लादेश भी दिया है सर। हाँ,
अब देखो श्रीलंका को क्या हुआ, पॉइंट में क्या लिखना, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, यहाँ इंडिया, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जो भी देश का नाम याद है सब दिमाग लगाना कि उस देश में कौन सा रिसोर्स ज़्यादा होता है, वो उसको देगा, है ना, वो उसको क्या करेगा, देगा, ताकि आप सर्वाइव कर पाए। ये बहुत इजी चैप्टर होता है, बस समझ जाओगे तो उसमें समझ का सब खेला होता है ना। चलो इतना तो हो गया पैसा, बाकी क्या लिखोगे देवानंद, इंडिया को छोड़, इंडिया का तो अलग से पढ़ेंगे ही, पाकिस्तान इसको क्या देगा, गेहूं देगा, कपड़ा देगा, बांग्लादेश इसको क्या देगा, कपड़ा इसको देगा, भाई जिसमें जो चीज़ हो कभी ना देगा। म्यांमार इसको क्या देगा, म्यांमार का भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप है, वहाँ कपड़ा भी अच्छा खासा बनता है, कपड़ा है, कीमती लकड़ी है, वो सब उसको देगा वहाँ पर। मिटाएं इसको। भारतीय सहयोग को हम लोग देखेंगे इसमें, भारतीय दृष्टिकोण वाले में, मिटाएं इसको। चलो लंबा क्लास तो नहीं ना हो रहा है, होगा तो बताइएगा, है ना, फुर्सत दे देंगे। चलो अब देखो कि भारतीय दृष्टिकोण को पढ़ने से पहले, भारतीय दृष्टिकोण से पहले अगर बीपीएससी आपसे पूछ दे कि श्रीलंका की समस्या को दूर करने के उपायों को सुझाइए, तो ये सब तो आएगा ही आएगा मानवीय सहायता में। लेकिन अब हमको क्या देखना है, तुमको फील करना है कि तुम श्रीलंका का क्या हो, सिटीजन हो, नागरिक हो, और वहाँ तुम देखो कि वहाँ पर तुम किस प्रकार के रिफॉर्म को चाहते हो वहाँ श्रीलंका वाले पोर्शन में, है ना। तो इस भारतीय दृष्टिकोण से पढ़ने से पहले सहयोग तो हमने देख लिया होगा, एक हमको आइडिया मिल गया। अब हम देखते हैं क्या कि हम श्रीलंका की जो समस्या है उसको हम सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको रिफॉर्म कैसे कर सकते हैं उसकी समस्या को, है ना। हेडिंग देंगे हम लोग इसी में, या मतलब एक पॉइंट देना, बुलेट पॉइंट करके, श्रीलंका क्राइसिस को दूर करने के उपाय, दूर करने के उपाय। देखो इंग्लिश में तो ट्रांसलेट कर लोगे आप लोग, की लिख दें, ठीक। अब जरा बताइए तो, सबसे पूछा क्लास में हो श्रीलंका का, बताओ कि कुछ नहीं करना, दिमाग लगाओ कि श्रीलंका को समस्या को दूर करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला वहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस है निजेश, तो वहाँ क्या करेंगे, इकोनॉमिकल रिफॉर्म करेंगे, वहाँ पर क्या करेंगे, इकोनॉमिकल रिफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए बीबीसी एक न्यूज चैनल का नाम सुने होइएगा आप लोग, तो बीबीसी के एक पत्रकार है ओटर साहब, वो ब्रिटेन में ही रहते हैं, उन्होंने ही उनका एक आर्टिकल छपा था कि श्रीलंका की क्राइसिस को दूर करने के लिए हम क्या क्या स्टेप ले सकते हैं, ताकि वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिकल रिफॉर्म कर सकते हैं, या इकोनॉमिक रिफॉर्म वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था WRER का, है ना, AUTER, ऑटर, ऑटर नामे गजब है। बताओ तो यहाँ लगता है मिश्रा, तिवारी, सिंह जी, फलना जी, पटेल जी, वहाँ लगता है ऑटर फोटर, ठीक है। तो ऑटर क्या है, ये बीबीसी के संवाददाता और काफ़ी मतलब जानकार आदमी है अंतर्राष्ट्रीय मामलों के। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है कि श्रीलंका में यदि हमको रिफॉर्म करना है, श्रीलंका गवर्नमेंट को रिफॉर्म करना है, तो क्या करेगा, वो इस कॉन्सेप्ट को अपनाएगा, WRER। अब WRER क्या है भाई, है पल्लवी? नहीं पता इसका। अच्छा तुमको क्या नहीं समझ में आनी था, ये बताओ हमको पहले। ये WERE अभी लिख रहे हैं, देखो ऑटर साहब ने कहा कि श्रीलंका में चूंकि अनामिका क्या है, इकोनॉमिकल क्राइसिस है, तो हमको वहां पर क्या करना पड़ेगा, वाइड रेंजिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म करना होगा, यानी बृहद स्तर पर आर्थिक सुधार। समझ में आ रहा है देवानंद? एक समय था, सुनने में आया है, हम तो देखे नहीं है, कि जब देवानंद साहब मुंबई की सड़कों पर काला कोट पहन के चलते थे और काला गाड़ी में चलते थे, तो बहुत लोग सुसाइड कर लेता था। पता नहीं कहाँ तक ये सच्चाई है देवानंद, सही बात है? हैं? नहीं पता सर। चलो अच्छी बात है। अब देखो ये क्या करना है कि बृहद स्तर पर हमको क्या करना होगा, आर्थिक सुधार करना होगा। अब देखो कि बृहद स्तर एक नामे वर्ड है, क्या है नामिका, बृहद स्तर पर। इसका मतलब यह हुआ कि हमको वहाँ पे जितने भी इकोनॉमिकल क्रंच है, जितनी भी समस्याएं हैं, उन सब में हम क्या करेंगे, इंतखाब आफ्ताब साहब, हम रिफॉर्म करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं इस बृहद रिफॉर्म में, यहाँ दिख रहा है,
सबसे पहले क्या करेंगे कि राज्य का मुद्रा नीति यानी राजकीय मुद्रा नीति को हम क्या करेंगे, सृजन करेंगे, बनाएंगे। अब देखो ध्यान से कि इकोनॉमिक रिफॉर्म में उसने कहा था ऑर्डर साहब ने, या सही भी होना भी चाहिए, कि आपकी इकोनॉमी कब सुधरेगी, जब आप अपने मुद्राओं का सही कहाँ यूज करना है, कितना यूज करना है, उसके लिए क्या बनाएंगे, एक पहले से प्री प्लान बनाएंगे। उसी को बोलते हैं अंग्रेजी वो इकोनॉमिक के वर्ड में नीति। तो श्रीलंका को चाहिए कि अपने यहाँ अगर तुमको आर्थिक समस्या से दूर होना है तो एक सुंदर और प्रभावकारी आर्थिक क्या बनाना पड़ेगा, तुमको मौद्रिक नीति बनाना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हारे यहाँ क्या होगा, सुधार होगा। ठीक है, दूसरा सुधार क्या कर सकता है इसी में वाइड रेंजिंग में कर रहा है, टैक्स रिफॉर्म। क्या होगा, टैक्स रिफॉर्म। यानी श्रीलंका ने जो टैक्स को क्या किया है, कम किया है। तो श्रीलंका सरकार को चाहिए कि आपके यहाँ जितने भी प्रकार की गतिविधियां हैं, यहाँ पर देखो टैक्स में क्या करेगा, 3 सेक्टर तो हर जगह ना होंगे, प्राइमरी सेक्टर होगा, सेकेंडरी सेक्टर होगा और क्या होगा, टर्शियरी सेक्टर होगा। तो टैक्स रिफॉर्म में यह करना है कि हमको प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में कितने प्रकार की या कितना टैक्स रखा जाए, उसके लिए आप क्या करें, जितने भी आपके यहाँ आर्थिक रूप से समृद्ध या माइंडेड लोग हैं उनको आप जोड़िए और क्या कीजिए, आप एक अच्छा सा टैक्स स्लैब बनाइए। जैसे भारत में कितना अच्छा टैक्स स्लैब है, जिसकी कमाई 0 से 2 लाख रुपए तक होगी तो कितना टैक्स देगा, कुछ नहीं देगा। जिसका 10 लाख होगा वो कितना टैक्स देगा, 5% देगा। तो कितना स्लैब बना हुआ। तो श्रीलंकन सरकार को भी चाहिए कि आप अपने अनुकूल क्या बनाए, एक टैक्स का ये बनाए, रिफॉर्म का बनाए। कि श्रीलंका को क्या चाहिए, श्रीलंका को जो अपना एक्सपोर्ट है, यानी एक्सपोर्ट को क्या बोलते हैं, निर्यात को क्या होगा, बढ़ाना चाहिए। अब श्रीलंका के पास में क्या है जरा बताओ, किस रूप में एक्सपोर्ट बढ़ेगा, बताओ तो पूजा, टूरिज्म में बढ़ेगा, टी में बढ़ेगा, कल्चरल एक्सपोर्ट बढ़ेगा, उसके बाद की नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, फिशरीज का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, है ना, और किसी चीज का आप देख लीजिएगा। यानी श्रीलंका को चाहिए, टूरिज्म में कैसे निर्यात बढ़ेगा, ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछी हो। ये सर मेरा भी एक क्वेश्चन है, टूरिज्म को एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। हाँ, और किसी बच्चे को कंफ्यूजन है कि टूरिज्म को एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। आप लोग यूपीएससी का पीटी कभी कोई दिए होइएगा तो 2009 का क्वेश्चन देखना आप लोग यूपीएससी का, उसमें पूछा गया है यूपीएससी के द्वारा प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन में कि भारत यदि टूरिज्म करता है तो वह निर्यात होगा कि आयात। बहुत बारीक चीज है कि टूरिज्म हम करते हैं तो वह क्या होता है, भारत के लिए आयात होगा कि निर्यात होगा। अब इसमें कंफ्यूजन आप लोगों को, देखो क्या है, समझो। टूरिज्म का हम लोग निर्यात करते हैं, हम लोग ने क्या किया कि हम टूरिज्म को डेवलप करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, विदेशी नागरिक आएगा, हमारे पास में क्या आएगा, फॉरेन करेंसी आएगा, किस में, डॉलर में। यानी टूरिज्म एक ऐसी स्थिति, हाँ टूरिज्म एक ऐसी स्थिति है पूजा, जो क्या होता है जिससे हमको डॉलर प्राप्त होता है, यानी विदेशी मुद्रा प्राप्त होता है। तो जब भी हमको कोई विदेशी मुद्रा प्राप्त होगा तो वह क्या, किस श्रेणी में आएगा, एक्सपोर्ट में कि इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट में, जाहिर सी बात है। इसीलिए टूरिज्म को किस में माना जाता है, निर्यात में। कंफ्यूजन किसी बालक बालिका को है ना। चाय का हमने पहले बताया कि इसमें क्या है कि श्रीलंका में चाय की बहुत अच्छी खेती होती है, आप चाय को बढ़ा सकते हैं। यानी इस सब को क्या कर सकते हैं, आप सामान को बनाइए और क्या बनाइए, वहां पर एक्सपोर्ट कीजिए सामानों को। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे चौथा में इसमें क्या लिख सकते हैं कि श्रीलंका की, पता है कि श्रीलंका की मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है क्या है, पल्लवी रानी, गरीब है या गरीबी रेखा से नीचे जी रहा है, बहुत गरीबी श्रीलंका में है वहाँ पे, है ना। तो जो वहाँ पर लेबर है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं, लेबर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में श्रम निवेश कर सकते हैं। यानी श्रीलंका को चाहिए अनामिका कि यदि अपना डेवलपमेंट उसको करना है तो श्रीलंका के जो लेबर है उसको क्या करे, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है उसको एजुकेशन दे, उसको क्या दे, विकास, उसको स्किल दे, उसको और क्या दे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोल सकते हैं, उसी चीज को कहेंगे उसको। ठीक है, बतावो तो पल्लवी एकदम साफ साफ चुप आ रही है, पल्लवी नहीं क्या समझ में आवत, नहीं सर आ रहा है, सही में। जी सर। हेकर मतलब का होखेला बताओ, SOES। जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी में क्या किया है, हम लोग पढ़ते थे ना बचपन में, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। अब वहां पढ़ाया जाता है A फॉर आचार्य, B फॉर बलराम, बलराम भाई ऑफ कृष्णा, इसे बड़ा अच्छा वहां बनाया।
सनातन संस्कृति को डेवलप कर रहा है उत्तर प्रदेश सरकार, मोदी का गवर्नमेंट वहाँ है, योगी का। देखो कि यह एसओईज क्या है, यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कन्हैया किसी भी देश की इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए। पूजा कैसे? एस का मतलब हो गया स्टेट, ओ का मतलब हो गया आउंड, और ई का मतलब हो गया इंटरप्राइजेज, इस का मतलब हो गया यहाँ प्लुरल हो गया। अब जरा बताओ कि श्रीलंका में भी तो जैसे भारत के पास में भारतीय कंपनी है ना, रेलवे है, उसके बाद क्या है, भेल है, गेल है, तेल है, ऑयल है, ओएनजीसी है, ये सब भाई सरकारी कंपनी है। तो श्रीलंका का तो अपना सरकारी कंपनी होगा ना। तो जब श्रीलंका के पास पैसा नहीं है तो कंपनी को कैसे रन करेगा? तो श्रीलंका को क्या चाहिए राजीव रंजन जी, कि उसके पास जो SOES है यानी स्टेट ऑन इंटरप्राइज, यानी इसको क्या बोलते हैं, लिखो राज्य, इसको लिखना, राज्य के स्वामित्वाधीन कंपनियां है ना, यानी जिस पर श्रीलंका सरकार के कंपनी का मालिकाना हक है पूजा, उसको वह क्या करे, उस कंपनी को या तो वह बेच दे। इसके पास दो ऑप्शन है, क्या करेगा पूजा, या तो इसको सेल आउट करेगा या क्या करेगा, इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा बल्कि क्या करेगा, यहाँ पर डिस इन्वेस्टमेंट करेगा, विनिवेश करेगा। विनिवेश का मतलब हुआ कि इसमें ये श्रीलंका सरकार का ही पैसा रहेगा और किसका रहेगा, बाकी दूसरे का ही पैसा रहेगा, उसको बोलते हैं डी इन्वेस्टमेंट। तो यह इकोनॉमी रिफॉर्म का एक दूसरा कार्य उपाय हो सकता है विकास, कि हम क्या कर सकते हैं, उनके यहाँ जो भी कंपनीज हैं उस सरकारी कंपनी को हम क्या करें, या तो उसको बेच दे जो घाटा में चल रहा है, या उस कंपनी में हम क्या करें, डिस इन्वेस्टमेंट को लाएं। आज भारत सरकार यही ना कर रही है, मोदी सरकार विकास, कि प्राइवेट कंपनी को उसने क्या किया है, प्राइवेट सरकारी कंपनी को क्या किया, प्राइवेट कर रहा है, रेलवे को बेच दिया, ठेकेदार को दे दिया, वो सब क्या है, सरकार को उससे पैसा मिल रहा है। यानी भारत में जो आने वाले समय में इन्फ्लेशन होगा पूजा, उस इन्फ्लेशन को रोकने के लिए बहुत हद तक सरकार क्या कर रही है, ऐसे कदम उठा रही है जो अभी श्रीलंका में चल रहा है। ठीक है, समझ में आया सारे बालक बालिकाओं को? पहला सर डिसइन्वेस्टमेंट रेवेन्यू के साथ साथ सर कॉम्पिटिटिवनेस भी उनके अंदर क्रिएट कर रहा है। हाँ, अब देखो इन्होंने अच्छा बताया कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या होगा, कि सरकार को रेवेन्यू देगा यानी पैसा देगा, और प्लस क्या आएगा, प्रतिस्पर्धा आएगा। मतलब कंपनी चाहेगा ना, प्राइवेट कंपनी कि भाई मेरा माल बढ़िया हो तो मेरा माल बढ़िया हो। माल मतलब क्या नहीं था, गुड्स, सामान, कुछ और मत समझ लेना। ठीक है, चलो अब एक पांचवा पॉइंट होता है कंट्रोल ऑन रीन एस्टेट एक्सपेंडिचर। इसका क्या मतलब हुआ, ऋण का क्या मतलब होता है, देखो कैसे नुक्ता के हेरफेर से खुदा जुदा होते हैं। देखो तो पल्लवी रानी, ऋण मतलब का होखेला, बरसा, हई ऋण मतलब का होखेला, लगाम। कह जा रहा हूँ कि घोड़ा के लगाम लगा वही बात है। देखो अगला पॉइंट बोलता है कि कंट्रोल ऑन रीन एस्टेट एक्सपेंडिचर, यानी जो श्रीलंका सरकार का खर्चा हो रहा है देवानंद, उस खर्चा को क्या करना है हमको, यानी सरकारी खर्चे पर क्या करना होगा, लगाम लगाना होगा। सरकारी खर्चा का क्या मतलब हो गया कि भाई श्रीलंका को अगर जाना है कहीं पर तो क्या करे, उसके लिए श्रीलंका को अगर कहीं पर जाना है तो वह क्या करेगा, नया बोइंग जहाज नहीं खरीदेगा वहां के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, बल्कि उनके पास जो जहाज है उसी से जाएगा। ठीक है, श्रीलंका को अगर कोई मीटिंग होस्ट करना है तो वो अपने लिमिटेड संसाधन में ही होस्ट करेगा, अलग से उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप करेगा। आई बात समझ, इसी को बोलते हैं सरकारी खर्चा करना। जहां हमारा काम, मान के चलो कि देखते हो ना कि शादी में आजकल क्या होता है, हमारे यहाँ पैसे कैसे खर्च होते हैं हिंदू मैरिज में, कि अगर हमको बरकार बोलते हैं, अगर हमको बारात लेकर के जाना होता है पूजा, तो लड़का के लिए अलग गाड़ी होगा, लड़का के फूफा के लिए अलग गाड़ी होगा, तो मुँह फुला लेगा, वो मौसा के लिए अलग गाड़ी होगा, मजबूरी में लोग कर देते हैं। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर। उसी प्रकार की किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को खर्चा में कटौती कब करते हैं कि भाई एक ही गाड़ी में सब मंत्री कोचा करके जाए, अलग अलग विधायक क्यों जाएगा अलग अलग गाड़ी में। जैसे अभी अनंत सिंह की पत्नी जीती है मोकामा से, देखिएगा उनके भगना यहाँ से पट्टा से थार खरीद के लेके गया वहाँ पे, सर्टिफिकेट लाने वहाँ पर जा रहा है, और लगभग 150-200 बढ़िया गाड़ी में केवल 2-3 लोग बैठ करके जा रहा है, दिखाने के लिए क्या भौकाली। यह क्या है, यह वेस्ट ऑफ मनी है और वेस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर है उन लोगों का। तो हमारा क्वार्टर साहब बोलते हैं कि श्रीलंका का जो क्राइसिस है, उस क्राइसिस को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि सरकारी जो अलग खर्चा होता है उस खर्चा में क्या करना है, आपको लगाम लगाना है। यहाँ देखो किसको स्टॉप नहीं बोल रहा है, लगाम का मतलब क्या हुआ नीता,
हम घोड़ा पर बैठे हुए, घोड़ा खुर पुतक के भाग रहा है, जब हमको लगे कि घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा है तो घिसते हैं ना पटरी, मतलब उसको गति को स्लो करते हैं। तो सरकार को जब लगे रंजन जी कि हमारा एक्सपेंडिचर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। समझी नीता पल्लवी? जी सर। सर तो वो अपने मतलब ये तो हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अगर राष्ट्रीय स्तर पे तो वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी है उनको जो सुविधा दे रहा है अगर उसमें कम कर दे तो ये भी हो सकता है ना? हाँ, ये भी हो जाला। अब देखो ये जो पॉइंट बताइनी हनु, ई पॉइंट के इहो में यूज कर लेबो कि श्रीलंका सरकार का काम करी जैसे हो जा जो इकोनॉमिकल क्राइसिस बा ओकरा के कंट्रोल करल जा सके। ठीक बात, तो दोनों में हाई पॉइंट यूज जी हो। सर। ठीक, अब देखो सबसे महत्वपूर्ण चीज अभी ये में बाटे कि सरकार के पास सब कुछ बा, ठीक बा, सरकार के पास सब कुछ बा, सरकार के पैसा आवता, कहाँ से आवता, कहाँ खर्चा होता सरकार के, एकरा देख रेख करे वाला अगर कोई बढ़िया आदमी होगी, मतलब मुंशी जरा कहल जाला, तब का होगी, तब हमार है का काम बहुत अच्छा तरीके से हो पाई। तो ऑटर साहब कहलन, हंसती हो आप वैसे भोजपुरी में पढ़ाएंगे तो फिर आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा फिर इंग्लिश में ऑटर साहब बोले कि अगर तुमको क्या करना है, इस क्राइसिस को दूर करना है पूजा, तो आपको क्या करवाना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट ऑडिट करवाना पड़ेगा। मतलब यह हुआ पूजा कि इस श्रीलंका सरकार को पैसा कहां से आ रहा है और इस श्रीलंका सरकार पैसा कहां कहां खर्च कर रहा है, इसका ऑडिट आप क्या करवाइए, स्वतंत्र रूप से इसका क्या करवाइए, ऑडिट को क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ, स्वतंत्र रूप से इसका क्या करवाइए, अंकेक्षण करवाइए। स्वतंत्र कब होगा, जब आपका जो ऑडिट करने वाला यानी जो ऑडिटर अधिकारी होगा वह क्या होगा, श्रीलंका के बाहर का होगा। यानी किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को आप क्या कीजिए, हायर कीजिए और उसको बोलिए कि भाई हमारे यहाँ इतना पैसा आ रहा है, उतना पैसा जा रहा है, तुम हमको इसको क्या करके दो, ऑडिट करके दो। ठीक है पल्लवी, समझ गई? ये तो था पहला पॉइंट का, है ना? समझ में आया कि नहीं कन्हैया? कन्हैया बोलेगा सर हमको नहीं समझ में आया। नहीं कन्हैया? नहीं समझ रहे सर। सही में समझ रहे हो, कैसा ही बोल रहे हो? समझ रहे। देखो अब अगला पॉइंट लिखेंगे क्या, लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म यानी क्या है, भूमि सुधार करना होगा। इसमें तो इसमें क्या लिखोगे भूमि सुधार में, हमने पहले बताया कि श्रीलंका का जो टोटल लैंड है अनामी का, वो 80% होल्ड कौन करता है, गवर्नमेंट होल्ड करता है ना। तो अब क्या होगा कि आपके पास जो लैंड होल्डिंग है 80%, उसको अब क्या कीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए या इसको क्या कीजिए, सेल कीजिए। जैसे पटना में एक जगह है राजेंद्र नगर, सुने होइएगा, है ना, कदम कुआं, उसके बाद बेली रोड, बोरी रोड, काफी जो पॉश इलाका है, वो सब पहले क्या था, बिहार सरकार का जमीन था। लेकिन जब पटना को सुंदर बनाने की बात चली, सुंदर बनाने का जब उसका प्लान आया, तो बिहार सरकार ने जो भी अच्छे अच्छे पदों पे लोग थे, डॉक्टर था, जज था, अधिकारी था, बड़े अधिकारी थे, उन सबको इसने जमीन को क्या किया, अलॉट किया, किसी को सरकार ने बेच दिया। सब तो गवर्नमेंट का ही जमीन था। तो देखते हो कितना राजेंद्र नगर हो गया, बोरी रोड कितना मतलब पोस्ट इलाका माना जाता है, कदम कुआं, ये सब, क्योंकि ये वेल प्लान जगह है। तो हमारा ये इकोनॉमी में रिफॉर्म है कि अगर आप लैंड रिफॉर्म करना चाहते हैं तो जो 80% श्रीलंका जमीन पर श्रीलंका सरकार का आधिपत्य है, आप उसको क्या कीजिए, लूज कीजिए, यानी अपने जमीन को क्लासिफाई करके किसको दीजिए, या तो किसी कंपनी वाले को दीजिए या फिर किसी वहां के नागरिक को दीजिए, ताकि वहां पर एग्रीकल्चर कर पाए वहां पे। ठीक है, आई बात समझ में? इतना लिख लोगे, समझ में आया कि नहीं आया, बताओ? जी सर आया। ठीक, ये तो पॉइंट हो गया। भारत का देख ले 5 मिनट में, भूख लग गया आप लोगों को, ये बताओ? यस सर, नहीं बता दीजिए। तू तो बैठ के हो जा कुरकुरे खात हो ना। सर मम्मी नहीं है, खाना बनाना खुद ही पड़ रहा है, तो जा तो टिफिन लगवा लो। अब देखो, अब हम एक टॉपिक मेरे पास क्या बचता है, भारतीय दृष्टिकोण, यानी भारत सरकार क्या कर रहा है। तो मेरे ख्याल से आप सारे बच्चों के पास में इसका पॉइंट होगा कि भारत सरकार इस पर क्या क्या कर रहा है। ठीक है, कुछ बता सकते हैं आप लोग? सर क्रेडिट लिंक वो मनी दिया जा रहा है करीब 600 या 400 मिलियन इस दृष्टिकोण करेंसी स्वैप वगैरह दे रहा है। इस दृष्टिकोण में क्या लिखिएगा, तो सबसे पहले यह लिखना होगा पूजा कि भारत का जो इसको बोलते हैं ना, पंचशील थ्योरी पढ़ते हैं नेहरू साहब का, वही चीज़ अभी यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे हम, कि जो भारतीय दृष्टिकोण है, भारतीय दृष्टिकोण यानी भारतीय जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करता है कि दूसरे देश के साथ में या बनाता है, तो उसका सबसे प्राथमिकता क्या होता है,
फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी, है ना, नेबरहुड फर्स्ट। हाँ, फर्स्ट NEIGHBOURHOOD पॉलिसी, यानी इसको फर्स्ट जोड़ दो, यहाँ लिख लो नेबरहुड पॉलिसी, यानी इसको लिखेंगे कैसे कन्हैया कि भारत सरकार ने उसको पड़ोसी, है ना, फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी, यानी पहले प्राथमिकता किसको देगा इस संबंध में, अपने पड़ोसी देशों को देगा। तो भारत सरकार ने फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए, इसको इम्प्लीमेंट करते हुए श्रीलंका को निम्नलिखित प्रकार से या विभिन्न स्तरों पर क्या दिया है, सहायता दिया है। ठीक है, सबसे पहला हम देखते हैं क्या, सैटेलाइट एजुकेशन। सैटेलाइट एजुकेशन, अब इसमें क्या है देखो, श्रीलंका का एजुकेशन डिपार्टमेंट और भारत सरकार का एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है, एजुकेशन मिनिस्ट्री, उसके बीच में क्या हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट कैसे, कागज पर लिखा था है ना जी। यह क्या किया है कि श्रीलंका में आपको पता है कि वहाँ स्थिति गड़बड़ है, अभी वहाँ के युवाओं का पास इतना पैसा नहीं है अनामिका कि वह क्या कर पाए, श्रीलंका के यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई कर पाए या बाहर में जाके वो एजुकेशन ले पाए। तो सैटेलाइट एजुकेशन कौन दिया है, हमारा भारत सरकार दे रहा है ना, इसरो की मदद से। यानी अब क्या होगा कि अब श्रीलंका के जितने भी युवाएं हैं, जितने पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनको वह क्या करेगा, ऑनलाइन फ्री एजुकेशन देगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, ऑनलाइन फ्री एजुकेशन। और इस एजुकेशन का जितना खर्चा होगा एजुकेशनली, वो कौन उठाएगा, भारत सरकार खुद उठाएगा, है ना। सब लोग पहले पैसा करते रहे, पैसा करके क्या करोगे अनामिका, आज न कल तो मट्टी में जाना है, तो एजुकेशन का बात कर लो। अब पैसा पर आते हैं, है ना, लिख लोगे इसको स्लाइड एजुकेशन को। संदीपा नहीं आई है, अच्छा 5 मिनट कम है अभी। अब देखो, अब दूसरा पॉइंट लिखते हैं, करेंसी स्वैप, है ना, इसको क्या बोलते हैं, मुद्रा स्वैप को क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ, मुद्रा अदला बदली, ठीक, अदला बदली। देखो, करेंसी स्वैप का मतलब हुआ, यहां पर समझो ध्यान से, दो प्रकार, करेंसी स्वैप का अधिकार किसके पास में होता है, सरकार के पास में होता है। और सरकार किसके मदद से करेंसी स्वैप करता है, वहां का जो सेंट्रल बैंक होता है वह करता है। तो इस करेंसी स्वैप क्या किया है, एग्रीमेंट किया है कौन, नेपाल, ये भारत और श्रीलंका। भारत उसको मदद पहुंचा रहा है। भारत का जो RBI है और यहाँ का कौन है, सेंट्रल बैंक, इसको बोलते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका, है ना। इस दोनों ने क्या किया है, एग्रीमेंट किया है। अब जरा बताइए तो कि कितना $1 मिलियन का करेंसी स्वैप का अधिकार दिया है RBI ने श्रीलंका को। श्रीलंका को कोई आदमी बता सकते हैं कितना लिखे हो विकास, 100, करीब $400 मिलियन के करीब था। देखो, इस RBI ने क्या किया है, $400 मिलियन का क्या दिया है, करेंसी स्वैप दिया हुआ है। इसका मतलब यह, करेंसी स्वैप का मतलब नीता को नहीं समझ में आता, समझा देते हैं। इसका मतलब यह हुआ नीता कि RBI इस बात पर सहमत हो गया है कि हम जो है ना, रुपया या डॉलर में पैसा नहीं लेंगे, श्रीलंका का जो स्थानीय मुद्रा है ना, उसी मुद्रा में हम तुमसे पैसा लेंगे। इसका मतलब ये तो, मतलब किसी को हमको रेफरेंस देना होता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि भाई इतना मिले तक तुम क्या कर स्वैप कर सकते हो हमारे पास में, ठीक है। तीसरा में क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने असिस्टेंस दिया है किसको, श्रीलंका को। कितना पैसा का, $3.9 मिलियन का। देखो, असिस्टेंट का मतलब क्या होता है नीता, सहायता करना। कर्ज नहीं दिया है, क्या दिया है, सहायता दिया है। यानी सोचो कि भारत है अपने पड़ोसी नीति को लागू करने के लिए श्रीलंका जैसे मतलब इकोनॉमिकल पिछड़े देश को अभी लगभग $4 अरब का क्या दिया है, सहायता दिया, मतलब फ्री में पैसा उसको दे दिया। फ्री में थोड़े दिया है अनामिका, भारत इसको क्या करेगा, अब इस पर इंटरनेशनल रिलेशन का जो कॉम्बिनेशन होगा वो आगे का। कोई भी फ्री में नहीं कोई देता है, फ्री का ना तो ज्ञान कोई नहीं देता, ना फ्री का इलाज कोई करता है, उसके पीछे दूरगामी लक्ष्य छुपा हुआ होता है ना। बिना मतलब का कोई मदद नहीं करता अभी के समय में। खैर वो अलग की बात है। तो सरकार ने क्या किया है, इतना पैसा उनको दिया है, ठीक है। चले आगे, और क्या क्या दिया है जी बताइए आप लोग, भारत का तो लिखिए लेंगे। ठीक, अब देखो, अब 5वां पॉइंट क्या है कि भारत सरकार से तो दिया ही दिया है, साथ में ही क्या है कि भारत, हमने बताया कि श्रीलंका किससे गुजर रहा है, श्रीलंका किससे गुजर रहा है,
एनर्जी क्राइसिस से भी गुजर रहा है, वहाँ ऊर्जा नहीं है भाई, तेल का वहाँ खत्म है। तो आपके देश में एक दुनिया का सबसे चौथे अमीर व्यक्ति रहते हैं, है ना, उनका नाम है गौतम अडानी, है ना, सुने होइएगा आप लोग, ठीक। तो जो अडानी ग्रुप का अडानी एनर्जी है, अडानी एनर्जी कंपनी है, उन्होंने श्रीलंका में 500 अमेरिकी मिलियन डॉलर का क्या खोला है, पवन ऊर्जा का प्लांट बैठाया है। क्योंकि आप देखिएगा ना, पवन श्रीलंका ऐसा द्वीपीय, जहाँ भी जो भी द्वीपीय देश होगा नेता, वहाँ पे पवन ऊर्जा का बहुत ही ज़्यादा स्कोप होगा, वहाँ हवाएं बहुत मिलती हैं भाई, पहाड़ ना यहाँ मिलेगा ना यहाँ मिलेगा, बस जितना भी हवा है, चाहे हिंद महासागर गौरव सागर को धाए धाए मारेगा। कौन कौन, चीखता, साठा, पचासा, जो भी पढ़ते हैं ना भूगोल में, सब हवा इसको मारेगा धाए ना श्रीलंका को। तो यहाँ विंड एनर्जी का बहुत ज़्यादा स्कोप है। आई जो भुटुनकी है गौतम बाबा, इनको पता है कि वहाँ स्कोप बहुत ज़्यादा है, मोदी के मित्र हैं। इन्होंने क्या किया कि एग्रीमेंट लेकर भारत सरकार की मदद से वहाँ पर 500 मिलियन डॉलर का क्या खोला है, पवन ऊर्जा संयंत्र खोला है, जो बहुत हद तक श्रीलंका के लगभग 30% पॉपुलेशन को मतलब जो नीड का एनर्जी होगा वो उसको प्रोवाइड करवा सकता है। ठीक है, अब देखो क्या है, अब उसके बाद क्या किया है भारत सरकार ने, क्या किया है लिख लो, चावल दिया है, गेहूं दिया है, आटा दिया है, रोटी दिया है, बेलना दिया है, चकला दिया है, गैस दिया है, शुगर दिया है, चूड़ा दिया है, मीठा दिया है। अब ये सब उसको लिखते चले जाइए आप लोग। ठीक है नीता मिश्रा, पल्लवी, आ गल समझ में? और का दिए लख सरकार, भारत सरकार का दिलक ह श्रीलंका के फ्यूल दिलक ह, और का दिलक ह? मेडिसिन। हाँ बहुत बढ़िया, मेडिसिन दिलक ह। मेडिसिन और कुछ दिया है, क्या दिया है? टेक्निकल सपोर्ट दिया है, यानी जो भी चीज, एजुकेशनल सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, इकोनॉमिकल सपोर्ट, हर चीज उसको दिया है। यहाँ तक कि श्रीलंका, ये भारत सरकार ने श्रीलंका गवर्नमेंट का बोला कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप हमको बताइए, हम अपना जहाज, पन्या जहाज भेजते हैं और आपके लेबर को हम अपने यहाँ लाएंगे, उनको क्या करेंगे, ट्रेंड करेंगे, और ट्रेंड करके हम वापस आपके वहाँ भेज देंगे ताकि आपके डेवलपमेंट में वो काम करेगा। पहली बात। दूसरी बात कि अगर आपके यहाँ कोई युवा या युवती पढ़ाई करना चाहती है, आप हमको बताएं, हम उनको क्या करेंगे, अपने खर्चा से जहाज से, पन्या जहाज से हम लाएंगे, और पटना बोलते हैं, इंडिया के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको हम क्या करेंगे, क्या उसको रखेंगे, सीट रिजर्व रखेंगे। जैसे देखिएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, जेएनयू हो, या जितने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं इंडिया में, वहाँ कॉमनवेल्थ के जो कंट्री हैं उनके देश के लिए कुछ सीट रिजर्व रखा गया हुआ है। डीयू के पास में एक हॉस्टल है विश्वविद्यालय के आगे, वहाँ सब करिया बुजुर्ग सब रहता है, अफ्रीकन लोग सब रहता है, नहीं देखे होंगे हम लोग, तो वो कॉमनवेल्थ के लोग ही हैं। तो भारत सरकार ने कहा है कि हम आपके स्टूडेंट को क्या करेंगे, फ्री में एजुकेशन देंगे, इवन के स्कॉलरशिप भी हम आपको देंगे। तो जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं ना, आप उसमें श्रीलंका, भारत के असिस्टेंट को आप लिख सकते हैं। रक्षा सहयोग दिया है, अंतरिक्ष सहयोग दिया हुआ है, हर चीज़ उसको दिया हुआ है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ का अभी जो कोरोना, पीटी में नहीं पूछा था, कोरोना का दवाई कौन बनाया, कौन कंपनी बनाया था, कौन एक कंपनी था साउथ का, हाँ सीरम इंस्टीट्यूट जो है वो क्या कर रहा है कि श्रीलंका में अपना प्लांट बैठा रहा है। इवन कि भारत के बहुत सारे जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैं साउथ इंडिया के, वो भी वहाँ पर क्या बैठा रहे हैं, अपना प्लांट बैठा रहे हैं। तो ये असिस्टेंट है। तो इस प्रकार से आज का आपका जो चैप्टर था श्रीलंका क्राइसिस, हमने क्या सीखा हम लोगों ने कि श्रीलंका क्राइसिस किस कारण से हुआ था, श्रीलंका क्राइसिस को के जो समस्या उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, श्रीलंका समस्या में क्राइसिस को अंतर्राष्ट्रीय क्या क्या सहयोग मिला था और भारत क्या क्या सहयोग कर रहा है। तो प्रश्न आपको यहीं से पूछेगा, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसमें बेहतर लिख पाएंगे। किसी को कुछ डाउट हो, कुछ ज़्यादा पूछना हो, ज़्यादा समझ गए हो तो पूछिए, अदरवाइज हम क्लास को अब ये करते हैं। अब देखो एक बच्चा पूछता है कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो भारत पर इसका वही प्रभाव पड़ेगा जो यदि आप समृद्ध है और आपके पड़ोसी के घर में आग लगा हुआ तो आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सेम चीज उसी को एज्यूम करके लिखिए। ये बहुत कॉमन सी बात है कि क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। नेबरहुड में अगर स्टेबिलिटी रहेगी तो जैसे कि श्रीलंका से इलीगल माइग्रेंट्स भी आ रहे हैं, रेफ्यूजी क्राइसिस भी हो सकता है, तो इंडिया को तो है ना कि कवर वाला चांस रहता है कि हमारे में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, समझा देते हैं। देखो क्या है, अब एक बालक, एक क्या नाम है, खुशबू कुमारी का डाउट है। खुशबू कुमारी, उनका एक और नाम है विकास सिंह, है ना, दो नाम है उनका, तो प्यार से उनको खुशबू कुमारी बोलते हैं। तो खुशबू कुमारी का एक डाउट है कि भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अगर हमारा संबंध पड़ोसी से अच्छा रहेगा तो हम क्या होगा, हमारे यहाँ जो गतिविधियाँ होती है, अवैध घुसपैठ होता है श्रीलंका से, वह रुकेगा।
प्लस हमको क्या हुआ कि श्रीलंका का एक द्वीपीय देश है, यहाँ सस्ते प्रकार के लेबर मिलते हैं, तो इस लेबर का यूज हम लोग देखते हो ना। जो सदर्न स्टेट हैं, अब यहाँ पर देखो, अगर मान के चलो कि यहाँ कर्नाटका में कोई कंपनी है, तो कर्नाटका के कंपनी को बिहार से जाने में बहुत समय लगेगा ट्रेन से या फ्लाइट से, और श्रीलंका वाला मतलब 1 घंटे में यहाँ पहुँच जाएगा। तो कोई भी स्टेट कहाँ से लेबर मंगाएगा? श्रीलंका से मंगाएगा। अगर मेरा संबंध इससे अच्छा होगा विकास, तो हम क्या करेंगे पूजा, इससे लेबर ले सकते हैं। प्लस कि श्रीलंका हमने पहले बताया कि नेचुरल रिसोर्स से परिपूर्ण है, वहाँ हर चीज़ मिलता है, हमको नेचुरल रिसोर्स मिल सकता है। दूसरी बात कि हम इंटरनेशनल लेवल पर क्या होंगे, इतना मतलब फेमस होंगे कि भाई भारत ने क्या किया है, श्रीलंका को मदद किया है। दूसरी बात क्या है कि हो सकता है हम क्या करेंगे, इंडिया जो होगा सॉफ्ट डिप्लोमेसी का यूज करके श्रीलंका पर अपना धीरे धीरे क्या जमाएगा, आधिपत्य जमाना शुरू करेगा, है ना। तो बहुत ज़्यादा उसका बेनिफिट है। सर एक और भी है ना कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है श्रीलंका पे और जो इंडियन ओशन पे वो अपना बढ़ा रहा है, तो उसको भी सबड्यू करने के लिए इंडिया जो है और अपना बढ़ा रहा है सिस्टम श्रीलंका पे। चाइना का जो डोमिनेंस है उसको चाइना खत्म का करेगा, हाँ, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो नीति है उसको ब्रेक करेगा, बहुत सारे प्रभाव इसको तो आप हर कितने मिल जाएगा उसका, है ना। ठीक है, समझ में आया श्रीलंका महाराज का क्या समस्या है राकेश जी, है ना। तो आज तो ये नहीं हो पाया, क्या नाम है, पीएम का गति शक्ति योजना, उनको हम लोग देखते हैं, कल देखेंगे। ठीक है, कोई डाउट हो इसमें तो बताएं, सेशन एंड करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप।